Hello everyone, this is Mohit Advocate from the Merit Law Group and in this video we will study भारतीय न्याय संहिता 2023 और इससे पहले वाली वीडियोस में मैंने रैपिडली वे में सेक्शन 1 to सेक्शन 48 में पढ़ा चुका हूँ। आज वाली वीडियो में मुझे पढ़ाना है सेक्शन 49 से ऑनवर्ड्स वाले। अब देखें हमसे कितने होते हैं, वही हमसे एवरेज 7, 8, 9 सेक्शंस की निकलती है, क्योंकि आपको पता है कि मैं तो डीप इंटरप्रिटेशन एंड थोरो इंटरप्रिटेशन और एक्सप्लेनेशन इन हिंदी के साथ पढ़ाता हूँ और एक भी वर्ड, एक भी एग्जाम्पल, एक भी केस लो नहीं छोड़ता हूँ, सारे के सारे चीज़ें पढ़ाता हुआ चलता हूँ। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ फर्दर सेकंड हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 49 ऑफ भारतीय न्याय संहिता के साथ। ठीक है, सो सेक्शन 49 पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ एक्ट अबैटेड इज कमिटेड। अब सेक्शन 49 जो हमने कल सारे जो सेक्शंस पढ़े थे, जो कि सेक्शन हमने पढ़ा था, हमने 45 पढ़ा था, 46 पढ़ा था, 47, 48 ये सेक्शन पढ़े थे जिसमें हमने अबैटमेंट के बारे में जाना था। अब 49 से पनिशमेंट चालू हो जाती है कि सजा क्या मिलेगी अबैटर को, जब जो एक्ट उसने अबैट किया था वो हो गया और या एक एक्ट जो उसने अबैट किया था वो नहीं हुआ, तो पनिशमेंट बता रहा हमारा सेक्शन 49। अब देखिए सेक्शन 49 का इंडेक्स में पढ़ रहा हूँ। पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ एक्ट अबैटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट। ये लीजिए, अब ये बहुत ही अच्छा सेक्शन होने वाला है, इंटरेस्टिंग। अबैटमेंट की पनिशमेंट इस सेक्शन में हमें देखने को मिलेगी। अब देखिए पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट, क्या सजा मिलेगी अबैटमेंट करने के लिए, भड़काने के लिए। इफ एक्ट अबैटेड, जो जिस एक्ट के लिए भड़काया गया था वो एक्ट जो एक्ट अबैट किया गया था, जो कार्य अबैट किया गया था, जिस कार्य के लिए एक व्यक्ति ने दूसरे व्यक्ति को भड़काया था, इज कमिटेड, वो कार्य अबैटेड द्वारा कमिट हो जाता है, मतलब घटित हो जाता है। इन कॉन्सिक्वेंस, और किसके परिणामवश वो अबैटमेंट वो एक्ट कमिट होता है, अबैटमेंट के चलते हुए, भड़कावे के चलते हुए, ठीक है, इंस्टिगेशन के चलते हुए, उकसाने के चलते हुए। एंड वेयर नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड फॉर इट्स पनिशमेंट, और जहां इस भारतीय न्याय संहिता में कोई एक्सप्रेस, कोई खुलकर प्रोविजन उस बारे में, उसकी पनिशमेंट के बारे में जिक्र नहीं करता, तो हमें पनिशमेंट कहां से डिराइव करनी पड़ेगी, लाइबिलिटी अबैटर की, सेक्शन 49 से। अब हम सेक्शन 49 की बॉडी पढ़ते हैं। whoever abets any offense shall, जो कोई भी अबैट करता है किसी भी अपराध के लिए तो शैल अमेंडेड, उसको सजा भुगतनी पड़ेगी। और कौन सी, अब देखिए, इफ द एक्ट अबैटेड इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस संहिता फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबैटमेंट, तो एक एक्ट के लिए जिसके लिए उसने अबैट किया था, मतलब भड़काया था एक दूसरे व्यक्ति को, और वो दूसरा व्यक्ति जो अबैटेड है वो व्यक्ति उस एक्ट को, उस अपराध को कर देता है, और किसके कॉन्सिक्वेंस में चलते हुए करता है, उस भड़कावे के चलते हुए करता है। एंड नो एक्सप्रेस प्रोविजन इज मेड बाय दिस संहिता, और भारतीय न्याय संहिता ने उस भड़कावे में क्या पनिशमेंट मिलेगी एक व्यक्ति को, उस अबैटर को, वो कोई एक्सप्रेस खुलकर भारतीय न्याय संहिता ने नहीं बता रखा, तो कितनी पनिशमेंट मिलेगी फॉर द पनिशमेंट ऑफ सच अबैटमेंट। अब कितनी पनिशमेंट मिलेगी उस अबैटर को, बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, तो उसको उतनी ही सजा दीजिए जितना कि अबैटेड को सजा मिलेगी। मतलब अबैटेड ने अगर मर्डर किया और अबैटर ने उसको भड़काया था अबैटेड को मर्डर करने के लिए, तो अबैटर को भी अब उतनी सजा मिलेगी जितनी अबैटेड को मिलेगी, जिसने कि खुद अपने हाथों से मर्डर किया है। ठीक है, तो हम ये इसमें भी हम कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के रूल देख सकते हैं कि भाई अबैटमेंट में भी लाइबिलिटी, एक की लाइबिलिटी, बस एक तो भड़काता है, इंस्टिगेट करता है, ठीक है, वो क्या करता है, वो अबैटमेंट करता है, ठीक है, प्रोवोक करता है, लेकिन दूसरा वाला एक्ट करता है, पर जिसने इंस्टिगेशन की है, अबैटमेंट की है, वो फिजिकली तो कोई एक्ट नहीं कर रहा ना, तो उसको क्यों डेथ की सजा, जैसे उसको अगर मतलब मान के चलिए ए अगर अबैटर है, ए ने बी को भड़काया कि जाके तू सी को मार दे, और बी ने सी को मार भी दिया, तो बी को तो, जिसने एक्ट किया उसको तो मर्डर की सजा मिलेगी, पर ए को भी हमें सेक्शन 49 के तहत किसकी सजा मिलेगी, मर्डर की सजा मिलेगी, और जो कि क्या होती है, डेथ होती है। ठीक है, जो कि डेथ होती है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 49 की एक्सप्लेनेशन, स्पष्टीकरण। एन एक्ट और ऑफेंस इज सेड टू बी कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट, तो कहा जाता है एक कार्य या एक अपराध, इज सेड टू बी कमिटेड, एक कार्य या एक अपराध कहा जाता है कि घट चुका है, इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट, और किसके चलते, एक अबैटमेंट, एक भड़कावे के चलते, एक भड़काने के चलते वो एक्ट और ऑफेंस, अपराध घट चुका है। व्हेन इट इज कमिटेड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, जब वो कमिट होता है, कॉन्सिक्वेंस, जब वो कमिट होता है किसके चलते, भड़कावे के, इंस्टिगेशन के चलते वो कमिट होता है। ठीक है, अब आगे इसका क्या एग्जांपल दूंगा। और इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी, या एक एक्ट या एक अपराध कमिट होता है किसके चलते, एक षड्यंत्र के चलते हुए घटित होता है। और देखिए, और विद द एड विच कंस्टिट्यूट द अबैटमेंट, या फिर एक एड के चलते एक एक्ट या एक ऑफेंस घटित होता है और उस एड की मदद से होता है। ठीक है, तो क्या कहेंगे, विच कॉन्स्टिट्यूट्स द अबैटमेंट, और वो एड ही अपने आप में गठन कर रही है एक अबैटमेंट का, एक भड़कावे का। ठीक है,
तो हम इसके अब इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, तो हमें ये सेक्शन 49 पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा इलस्ट्रेशन के साथ, और अच्छे से समझ में आएगा। अब देखिए इलस्ट्रेशन ए ऑफ सेक्शन 49 भारतीय न्याय संहिता। इलस्ट्रेशन ए में पढ़ रहा हूँ। ए इंस्टिगेट्स बी, ए भड़काता है बी को टू गिव फॉल्स एविडेंस, ए भड़काता है बी को कि तू झूठी गवाही दे दे। बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन कमिट्स दैट ऑफेंस, तो बी उस भड़कावे के चलते क्या करता है, कमिट कर देता है वो ऑफेंस, और बी एक झूठी गवाही दे देता है। अब देखिए ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग दैट ऑफेंस, अब ए गिल्टी है, ए दोषी है कि उसने अबैट किया एक झूठी गवाही देने का अपराध, एंड इज लाइबल टू द सेम पनिशमेंट एज बी, और उसको कितनी सजा मिलेगी, अब ए को जिसने बी को भड़काया था कि तो झूठी गवाही दे दे, उतनी ही सजा मिलेगी जितनी कि बी को मिलेगी झूठी गवाही देने में, ठीक है। तो ए को भी उतनी सजा मिलेगी। अब ये कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी का रूल थोप रहा है, मतलब किया एक ने पर जिसने भड़काया था उसको भी अब सजा उतनी मिलेगी। तो हम सेक्शन 49 के साइड में लिख सकते हैं कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, ठीक है। तो ये आगे जाके हमें काम आएगा, हम लिख लेते हैं तो, ठीक है, कि कौन से सेक्शन में कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के रूल मिलते हैं। अब हम पढ़ते हैं इलस्ट्रेशन बी। ए एंड बी कंस्पायर टू पॉइजन जेड, एक ए है और एक बी है, वो साथ में मिल जाते हैं, वो षड्यंत्र बना लेते हैं, और वो क्या षड्यंत्र बनाते हैं कि हम जेड को जहर देंगे। ए इन परसुएंस ऑफ द कॉन्स्पिरेसी प्रोक्योर्स द पॉइजन, अब ए इस कंस्पिरेसी षड्यंत्र के चलते चलते पॉइजन खरीद लेता है, एंड डिलीवर्स इट टू बी, और ए क्या करता है उस पॉइजन को खरीद कर बी को डिलीवर कर देता है, ठीक है। इन ऑर्डर दैट ही मे एडमिनिस्टर इट टू जेड, और बी का क्या काम है अब षड्यंत्र में, भाई ए ने पॉइजन खरीदा और बी को दे दिया, बी जेड को वो एडमिनिस्टर करेगा, मतलब देगा पॉइजन। बी इन परसुएंस ऑफ द कंस्पिरेसी एडमिनिस्टर द पॉइजन टू जेड इन एज एब्सेंस, अब बी क्या करता है, बी जेड पर पॉइजन तो एडमिनिस्टर करता है, मतलब जो बी है वो जेड को पॉइजन तो देता है, पर ए की अनुपस्थिति में देता है, ए वहां प्रेजेंट नहीं है। अब देखिए देयर बाय कॉजेस जेड डेथ, और बी के इस एक्ट से पॉइजन देता है वो जब जेड को, तो जेड की मृत्यु हो जाती है। अब देखिए हियर बी इज गिल्टी ऑफ मर्डर, तो यहाँ अब बी है गिल्टी है मर्डर का, कि उसने हत्या को की है किसकी, जेड की। ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग दैट ऑफेंस बाय कॉन्स्पिरेसी, और ए गिल्टी है, अब ए मर्डर का गिल्टी नहीं है क्योंकि ए की अनुपस्थिति थी, वहां एब्सेंस थी, तो अब ए गिल्टी है किस चीज का, ए इज गिल्टी ऑफ अबैटिंग दैट ऑफेंस बाय कॉन्स्पिरेसी, कि ए दोषी है कि उसने अबैट किया था, भड़काया था उस अपराध को कि भी तू जेड को पॉइजन दे, और कैसे भड़काया था, षड्यंत्र के तहत, एंड इज लाइबल टू द पनिशमेंट फॉर मर्डर, और यहाँ पे बी तो जिसने जेड को पॉइजन दिया वो तो उसको तो मर्डर की सजा मिलेगी, लेकिन ए को भी यहाँ मर्डर की सजा ही मिलेगी, ठीक है। तो ये हमारा हुआ सेक्शन 49 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, जो कि मैंने पूरा आपको समझाया। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 50 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट इफ पर्सन अबैटेड डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन फ्रॉम दैट ऑफ अबैटर, ये लीजिए भाई, ये तो बहुत अच्छा सेक्शन समझाने वाला हूँ आपको। पनिशमेंट ऑफ अबैटमेंट, क्या सजा मिलेगी भड़काने की, अबैटमेंट की। इफ पर्सन अबैटेड, जिस व्यक्ति को भड़काया गया था, डज एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन, उस व्यक्ति ने उस इंटेंशन के साथ वो एक्ट नहीं किया जिसके लिए उसको बोला गया था, दूसरी इंटेंशन के साथ किया, मतलब दूसरी मानसिकता के साथ किया। अब देखिए डेट ऑफ द अबैटर, जो एक अबैटर, जो जैसे मान के चलिए ए एक अबैटर है और बी एक अबैटेड है, ए बी को भड़का रहा है कि तू जाके चोरी कर, और चोरी करके तू चोरी करने के बाद क्या करियो, जिस घर में तू चोरी कर रहा है उस घर को जला दियो, ठीक है, मतलब आग लगा दियो। तो अब ए ने भड़का दिया बी को, अब बी जाता है उस घर में चोरी करता है, लेकिन उस घर को जलाने से पहले उस घर में एक लड़की भी होती है, उसका रेप कर देता है। तो क्या ए की इंटेंशन थी कि बी उसने तो बस ए ने बी को यही बोला था कि तू एक घर में जाके चोरी करियो, उस घर को फिर चोरी करके जला दियो, क्या ए की इंटेंशन थी कि बी वहां जाके एक लड़की का रेप भी करेगा और उसके बाद उस घर को जलाएगा? नहीं थी। तो यही है कि अबैटेड ने डिफरेंट इंटेंशन के साथ एक्ट किया। तो अब क्या लाइबिलिटी बनेगी दोनों की, अब यह देखेंगे हम सेक्शन 50 में। Whoever abets the commission of an offense, जो कोई भी अबेट करता है कि एक अपराध कमिट हो जाए, शैल, तो शैल अमेंडेटरी, उसको क्या होगा देखिए, इफ द पर्सन अबेटेड डज द एक्ट विद डिफरेंट इंटेंशन, अगर तो जिस पर्सन को अबेट किया गया है, मतलब जिस व्यक्ति को भड़काया गया है, अगर वो व्यक्ति एक्ट करता है डिफरेंट मानसिकता के साथ और नॉलेज, या फिर डिफरेंट जानकारी के साथ, मतलब अलग जानकारी के साथ, फ्रॉम डेट ऑफ द अबैटर, जो कि अबैटर की दूर दूर तक वो इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी, लेकिन अबैटेड की हो गई, और अबैटेड ने डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज के साथ कर दिया। अब देखिए, बी पनिश विद द पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस विच वुड हैव बीन कमिटेड इफ द एक्ट हैड बीन डन
विद द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द अबैटर एंड विद नो अदर। ये लीजिए, अब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, तो ये कह रहा कि अबैटर को उतनी ही सजा मिलेगी कि अबैटर की वो ही सेम इंटेंशन आ गई थी और वो ही सेम उसको नॉलेज आ गई थी, ठीक है। तो यही कह रहा है हमारा सेक्शन 50 का लेटर पार्ट। दोबारा पढ़ते सेक्शन 50 का लेटर पार्ट, बी पनिश विद द पनिशमेंट, तो अबैटर को भी उतनी ही सजा मिलेगी प्रोवाइडेड फॉर द ऑफेंस, जितनी की अबैटेड ने एक अपराध किया है और वो अपराध के लिए प्रोवाइडेड है भारतीय न्याय संहिता में, ठीक है। विच वुड हैव बीन कमिटेड इफ द एक्ट हैड बीन डन, जो कि मिलती अगर वो एक्ट होता विद द इंटेंशन और नॉलेज ऑफ द अबैटर, वो एक्ट होता किसकी इंटेंशन और नॉलेज लगाकर, अबैटर की इंटेंशन और नॉलेज लगाकर, एंड विद नो अदर, और किसी और की नहीं, ठीक है। तो मान के चलिए जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया कि ए ने बी को भड़काया कि जाके तू किसी के तू मतलब मान के चलिए ए अबैटर है और बी अबैटेड है, तो ए ने बी को भड़काया तू जाके डी के घर में चोरी कर, और चोरी करियो और चोरी करने के बाद उसके घर में आग लगा दियो, तो अब क्या होगा भाई, वही कंसिक्वेंस में जाके ए ने बी को भड़काया, बी गया डी के घर में डाक, पहले तो चोरी करी ड्वेलिंग हाउस में, ठीक है। उसके बाद क्या किया उसने, तुरंत घर में आग नहीं लगाई भाई, डी की एक बेटी वहां पर थी, उसका रेप कर दिया, तो अब क्या अबैटर की या इंटेंशन और नॉलेज थी दूर दूर तक भी की, मैं तो बस उसको ये बता रहा हूँ कि जाके तू चोरी करियो और घर में आग लगा दियो, क्या एक ही इंटेंशन थी कि वहां पे उसकी बेटी मिलेगी तो उसका बेटी का तू रेप कर दियो, क्या बी को उसने ये बोला था, नहीं बोला था, तो अब क्या होगा, ए फिर भी अब इस चीज से बच नहीं पाएगा, क्यों नहीं बच पाएगा, उसको रेप की भी सजा मिलके रहेगी, और हालांकि उसने रेप किया भी नहीं है, पर अबैटेड ने तो डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज के साथ वो एक्ट कर दिया ना, तो अब उसके लिए भी उसकी कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी हो भी जाएगी, अबैटर को भी रेप की भी सजा मिलेगी, चोरी की भी सजा मिलेगी और घर में आग लगाने की भी सजा मिलेगी, ठीक है। दोनों व्यक्ति को अबैटेड को तो मिलेगी, अबैटर को भी मिलेगी, ए को भी मिलेगी, चोरी करने की सजा भी, डी की बेटी का बलात्कार करने की सजा भी, और घर में आग लगाने की सजा भी अबैटर को भी मिलेगी, ठीक है। तो ये भी हमारा सेक्शन 50 है जो कि कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के रूल दे रहा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के रूल दे रहा है, हम इसमें लिख लेते हैं। और डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज को हम अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि हमें आगे समझने में कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। और इफ को अंडरलाइन कर लेते हैं, ये बहुत कीवर्ड्स हैं, डिफरेंट इंटेंशन और नॉलेज, और इफ जो बाद में लेटर पार्ट में इफ आ रहा है ना, मान लो कि भाई अबैटर की भी वही सेम इंटेंशन और नॉलेज थी जो कि अबैटेड ने एक्ट किया, वो लिख ली, ठीक है। तो ये हमारा होता है सेक्शन 50 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया। अब सेक्शन 51 में आपको पढ़ाऊंगा भारतीय न्याय संहिता का, लाइबिलिटी ऑफ अबैटर, क्या लाइबिलिटी बनेगी अबैटर की, व्हेन वन एक्ट अबैटेड, जब एक एक्ट वो अबैट करता है, मतलब एक कार्य एक अपराध के लिए वो अबैट करता है, एंड डिफरेंट एक्ट डन, और अबैटेड कोई दूसरा ही एक्ट कर बैठता है, ठीक है। मतलब बोला, ए ने बी को बोला कि जाके तू सी के घर में चोरी कर, पर बी ने क्या किया, सी के घर में चोरी नहीं की, सी के घर में क्या किया, सी के घर में आग लगा दी। तो बोला था ए ने बी को बोला था कि तू सी के घर में जाके चोरी कर, पर बी ने चोरी नहीं की, बी ने सीधा जाके सी के घर में आग लगा दी। तो अबैटर ने बोला था कि चोरी कर, बी को बोला था, पर बी ने डिफरेंट एक्ट ही कर दिया, मतलब चोरी ही कर दी। अब देखिए, तो ये 51 है, या इसका एक और एग्जाम्पल देता हूं कि ए ने बी को बोला कि तू जाके सी को इतने डंडे मार कि वो बुरी तरह से ग्रीवियस हर्ट उसको हो जाए, ठीक है। पर अब बी ने यह सुनकर क्या किया, इन कॉन्सिक्वेंस इन परसुएंस ऑफ अबैटमेंट, क्या किया, बी ने जाके सी को गोली मार दी। अब क्या एक ही नॉलेज में था, क्या एक इंटेंशन थी कि बी जाके सी को गोली मारेगा, नहीं। ए ने तो बी को यह बोला था कि भाई आप जाके सीधा क्या करो, बी को बोला था कि सी को डंडे मारो और उसको ग्रीवियस हर्ट कर दो, मतलब एक घातक चोट पहुंचा दो, पर बी ने जाके क्या किया, सीधा सी को गोली मार दी। अब देखिए, क्या एक ही मंशा थी सी का मर्डर करने के लिए, नहीं थी। अब देखिए सी, लाइबिलिटी ऑफ अबैटर व्हेन वन एक्ट अबैटेड, क्या लाइबिलिटी है अबैटर की, जब उसने एक अपराध को अबैट किया है, एंड डिफरेंट एक्ट डन, और दूसरा ही कोई कार्य निकल के आता है, दूसरा ही कोई अपराध निकल करके आता है। तो देखिए अब 51 की हम बॉडी पढ़ते हैं और इसके ए बी सी तीनों इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे तो हमें सेक्शन 51 बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इलस्ट्रेशन जिस सेक्शन के नीचे, प्रावधान के नीचे दी जाती है ना, वो प्रावधान बहुत इंपॉर्टेंट होता है और पेपर में उसी से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखिए हम बॉडी पढ़ते हैं सेक्शन 51 भारतीय न्याय संहिता की। व्हेन एन एक्ट इज अबैटेड, जब एक एक्ट अबैट किया जाता है, जब एक एक्ट के लिए भड़काया जाता है, एंड अ डिफरेंट एक्ट इज डन, और जब एक एक्ट के लिए भड़काया जाता है पर एक डिफरेंट एक्ट निकल करके आता है, मतलब एक डिफरेंट एक्ट किया जाता है, किस द्वारा, अबैटेड द्वारा। अब देखिए, द अबैटर इज लाइबल फॉर द एक्ट डन, तो अबैटर लाइबल है उस एक्ट के लिए जो डिफरेंट एक्ट निकल के आया उसके लिए भी, इन द सेम मैनर एंड टू द सेम एक्सटेंट, उसी सेम तरीके से और उसी सेम हद तक, एज इफ, मान लो लो का झूठ, कानून का झूठ, एज इफ ही हैड डायरेक्टली अबैटेड, कि उसने उस एक्ट के लिए जो डिफरेंट एक्ट निकल करके आया उसके लिए उसने अबैटेड को अबैट किया था, ये मान लीजिए, ठीक है। मतलब
मान के चलिए जैसे ए ने बी को बोला जाके सी के घर में चोरी कर, पर बी ने क्या किया, सी के घर में चोरी नहीं की पर सी के घर में आग लगा दी। तो ए पहले अगर बी सी के घर में चोरी करता तो ए को भी भाई चोरी की सजा मिलती, लेकिन अब बी ने उसके घर में आग लगा दी। क्या ए की इंटेंशन थी कि बी सी के घर में आगे जाके आग लगाए? नहीं थी। लेकिन फिर भी अब ए को क्या मिलेगी? उसी के घर में आग लगाने की सजा मिलेगी। ठीक है, तो ये हमारा हुआ सेक्शन 51 का पैरा 1। हम इसका पढ़ेंगे प्रोवाइजो। प्रोवाइड एट द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट। बताया जा रहा है जो एक्ट हुआ है ना, जो डिफरेंट एक्ट निकल करके आया है, वो एक ऐसा कॉन्सिक्वेंस है, वो एक ऐसा परिणाम है जो एक आम बुद्धि का व्यक्ति भी सोच सकता था। ठीक है, एंड वाज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इंस्टिगेशन। और वो एक्ट जो डिफरेंट एक्ट बोला गया कि जाके तू चोरी कर, पर जाके एक अबैटेड ने चोरी नहीं की, जाके उस एक विक्टिम के घर में आग लगा दी। तो एक आदमी सोच सकता है ना कि भाई एक अपराधी किस्म का व्यक्ति घर में चोरी करने के लिए नियत से गया है, पर उसने चोरी नहीं की, कुछ भाई सिचुएशन आ गई क्योंकि उसने सी के घर में आग लगा दी। तो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस निकल सकते हैं, इंसानी दिमाग वहां उस हद तक पहुंच सकता है। तो यही कह रहा हमारा प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड द एक्ट डन वाज अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ अबैटमेंट। कि जो एक्ट हुआ है वो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, एक इंसानी दिमाग उसके बारे में सोच सकता है कि ऐसा हो सकता था। एंड वॉज कमिटेड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इंस्टिगेशन। और वो एक्ट जो डिफरेंट एक्ट हुआ है, एक एक्ट के लिए बोला गया था पर वो एक्ट नहीं हुआ है, एक डिफरेंट एक्ट ही निकल करके आया है। तो यही कह रहा है कि वो डिफरेंट एक्ट भी जो हुआ है ना, वो इंस्टिगेशन के चलते चलते हुआ है। इंस्टिगेशन जब रनिंग में थी, करंटली एक्टिव थी, उसके दौरान ही हुआ है। अब देखिए, और विद द एड, या फिर एड से हुआ है, मदद से हुआ है, किसकी? अबैटर की। और इन द परसुएंस ऑफ द कॉन्सेप्ट, ये कोई षड्यंत्र के चलते हुए वो डिफरेंट एक्ट हुआ है। विच कॉन्स्टिट्यूटेड द अबैटमेंट, जो कि किसका गठन करे थे? अबैटमेंट का, भड़कावे का। ठीक है, तो वो भी एक अपराधी माना जाएगा। ठीक है, अब हम इसकी ABC सेक्शन 51 भारतीय न्याय संहिता की तीनों इलस्ट्रेशन समझते हैं और इसको अच्छे से समझते हैं। अब इलस्ट्रेशन ए instigates a child to put poison into the food of Z। अब जो ए है, एक अबैटर, वो एक चाइल्ड को, एक बालक को भड़काता है, उकसाता है कि क्या कर, तू पॉइजन डाल दे किसके? जेड के फूड में, खाने में। अब देखिए, एंड गिव्स हिम पॉइजन फॉर दैट पर्पस। अब ए उस चाइल्ड को क्या कर देता है? एड भी कर देता है। ये एड का एग्जांपल सीधा एड भी कर देता है कि अब वो बच्चा है, उसने ए ने चाइल्ड को भड़का तो दिया कि तू जेड के खाने में पॉइजन डाल दे। अब भाई वो बच्चा कहाँ से पॉइजन लाएगा? तो ए उसको एड भी कर देता, मतलब जहर की पुड़िया उसको दे भी देता है। ठीक है, इसको, बालक को। और अब बालक क्या करेगा? देखिए, द चाइल्ड इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन। अब तो वो बालक है जिसको ए ने भड़काया था और उसको जहर की पुड़िया भी दे दी थी, वो क्या करता है? वो बालक इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, उस भड़कावे के चलते, मतलब एक्टिवनेस के दौरान क्या करता है? बाय मिस्टेक पुट्स द पॉइजन इनटू द फूड ऑफ वाई। तो गलती से जो बालक होता है जिसको ए भड़काता है, वो बालक जेड के खाने में पॉइजन नहीं डालता, वो एक वाई के खाने में पॉइजन डाल देता। आप देखिए, विच इज बाय साइड ऑफ डैट ऑफ जेड, जो कि बिल्कुल जेड के साइड में ही बैठा था, मतलब उस बालक को पता नहीं होगा कि जेड कौन सा है, वाई कौन सा। ठीक है, तो क्या कहता है? विच इज बाय द साइड ऑफ डैट ऑफ जेड, जो कि बिल्कुल, जो वाई है वो बिल्कुल जेड के साइड में बैठा, उसके खाने में, मतलब उनकी प्लेट्स रखी हुई, उनकी खाने की प्लेट रखी हुई है, वो वाई अपने होटल कमरे में होंगे, आ रहे होंगे। ठीक है, या फिर अपने कमरे में होंगे, घर में। तो अब क्या होता है? वो बालक जेड के खाने में पॉइजन नहीं मिला था, वाई के खाने में पॉइजन मिला। अब देखिए, here if the child was acting under the influence of A's instigation, यहाँ अगर वो चाइल्ड ए ने जो अबैटमेंट की थी उसकी एक्टिवनेस में अगर कार्य कर रहा है, तो देखिए, एंड द एक्ट डन वाज अंडर द सर्कमस्टेंसेस ऑफ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबैटमेंट। और जो एक्ट उस बालक ने कमिट किया जो कि अबैटेड है, और एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, एक आम व्यक्ति सोच सकता है कि भाई हाँ, ये बालक बुद्धि का, इसमें किड्स का दिमाग है, बालक बुद्धि का एक व्यक्ति है, ये इसको पता नहीं है कि इसको इतनी अभी समझ नहीं है। एक आम इंसानी दिमाग ये सोच सकता है कि हाँ भाई, इसको जेड के खाने में बोला गया था पर इसने वाई के खाने में जहर मिला दिया। भाई एक बालक है, कुछ भी कर सकता है। आप देखिए, A is liable in the same manner and to the same extent as if he had instigated the child to put the poison into the food of Y। अब A की लाइबिलिटी तब भी नहीं बचेगी, ए को सजा होने से तब भी कोई नहीं रोक सकता। हालांकि ए की इंटेंशन और नॉलेज नहीं थी कि वो बालक वाई के फूड में जहर मिला जाएगा। ए की इंटेंशन तो किसको मारने की थी? जेड को मारने की थी। पर उस बालक को एक एक्ट बताया गया था, पर उसने एक दूसरा ही एक्ट कर बैठा। ठीक है, तो एक दूसरा ही एक्ट कर बैठा, एक डिफरेंट एक्ट कर बैठा भले की, मतलब जेड के फूड में उस बालक को जहर मिलाना था, पर उस बालक ने वाई के खाने में जहर मिला दिया। तो अब ए ये नहीं कह सकता कि मेरी इंटेंशन तो जेड को मारने में थी, जेड तो जिंदा है पर वाई मर गया, वो मेरी कोई इंटेंशन है नहीं। तो इस हमारे सेक्शन 51 के तहत उस अबैटर को सेम हद तक और सेम तरीके से पनिशमेंट मिलेगी। और क्या मिलेगी? एज इफ लॉ का झूठ, कानून का झूठ, लीगल फिक्शन। मान लो he had instigated the child to put the poison into the food of Y, की
कि ए ने उस बालक को जेड के खाने में जहर मिलाने के लिए नहीं कहा था, ए ने उस बालक को वाई के खाने में जहर मिलाने के लिए कहा था, ठीक है। पर हालांकि दो कंडीशन इसमें पूरी करनी पड़ेगी, कौन सी? इफ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एज इंस्टिगेशन, भाई चाइल्ड अभी भी, जब वो चाइल्ड उसको भेजा गया कि जेड के खाने में तो जहर मिला, वो चाइल्ड अभी भी उसकी जो उसको इंस्टिगेशन, जो उसको भड़काओ उकसाना लगा हुआ, मतलब उसके उकसावे में ही, ए के उकसावे में ही उसने वो एक्ट किया है। मतलब उसकी जाते जाते, अब ए से तो वो कुछ सुन के आया, अब जाते जाते वो मन में कुछ और बातें खुद से बना लेता है और कहता है नहीं उसकी बात तो छोड़ो, तो झूठा अंकल है, मैं जेड के खाने में नहीं, मैं वाई के खाने में मिला देता हूँ। तो क्या होगा? तब ए का थोड़ा बहुत उसको रियायत मिल जाएगी सजा में, तब उसको सजा नहीं होगी। अब देखिए, लेकिन रिक्वायरमेंट क्या है? देखिए 1, इफ द चाइल्ड वॉज एक्टिंग अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एज इंस्टिगेशन, जो अबेटेड है, जो डिफरेंट एक्ट करने वाला है, वो अभी भी इंस्टिगेशन, उकसावे के चलते चलते ही कार्य कर रहा है। मतलब वो जो उसको बताया गया था, उकसाया गया था, भड़काया गया था, वो अभी भी एक्टिव में है, मतलब उसी के बारे में सोच रहा है, ठीक है। पर उसको क्या, दूसरी रिक्वायरमेंट देखिए, एंड द एक्ट डन वॉज अंडर द सर्कमस्टांस, और जो एक्ट हुआ है, मतलब एक एक्ट के लिए बोला गया था, पर एक डिफरेंट एक्ट ही निकल करके आया है, और यही कह रहा है जो डिफरेंट एक्ट हुआ है ना, अंडर द सर्कमस्टांस, जिन हालातों में हुआ है, अब प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट, तो वो एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, मतलब एक सोचा जा सकता था कि भी इस अबेटमेंट से, इस उकसावे थे, ये हो सकता है, तो उसको ए को इसमें सजा इसलिए हुई है, ठीक है, क्योंकि बच्चे ने इंस्टिगेशन के चलते ही वाई के खाने में जहर मिलाया था, और बल्कि ए ने तो बोला था बच्चे को कि जेड के खाने में जहर मिला, ठीक है। और दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है कि भाई ये एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, जो एक्ट हुआ है ना, ये एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है, मतलब कोई आम बुद्धि का व्यक्ति, मतलब खुले दिमाग से प्रोबेबल, मतलब हर प्रोबेबिलिटी में ऐसा हो सकता था कि भाई बालक है, इसको पता नहीं भाई जेड की थाली कौन सी है, वाई की थाली कौन सी है, तो इसने जेड की थाली में जहर ना मिलाकर वाई की में मिला दिया और वाई की मृत्यु होगी, तो ए अब बच नहीं सकता, ए को सजा होकर रहेगी किसकी कि उसने वाई का मर्डर करवाया, ठीक है। और हालांकि एक ही इंटेंशन भी नहीं थी कि वो वाई का मर्डर करवाए, वो उसकी इंटेंशन, वो किसके लिए मानसिकता पाले बैठा था, जेड के प्रति मानसिकता पाले बैठा था, ठीक है। तो ये हमारा होता है इलस्ट्रेशन ए। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 51 भारतीय न्याय संहिता का इलस्ट्रेशन बी। ए इंस्टिगेट्स बी टू बर्न जेड्स हाउस, ए भड़काता है बी को कि बी तू जाके जेड का घर जला दे। बी सेट्स फायर टू द हाउस, तो बी भाई वही करता है, घर में आग लगा देता है। एंड एट द सेम टाइम कमिट्स थेफ्ट ऑफ प्रॉपर्टी देयर, और उसी टाइम जब वो आग लगाता है उससे पहले उस घर में जेड के घर में भी चोरी भी कर लेता। अब देखिए, ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस, यहाँ ए की तो ए सिर्फ आप मानोगे कि ए को तो भाई किसकी सजा मिलेगी, ए को तो सजा मिलेगी सिर्फ कि उसने अबेटमेंट की है, उसने भड़काया था बी को कि जेड का घर जला दे, उसकी सजा मिलेगी। पर देखिए अब इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट, ए दो गिल्टी ऑफ अबेटिंग द बर्निंग ऑफ द हाउस, ए यहाँ दोषी आपको लगता है कि पाया जाएगा कि उसने घर के जलाने का, जेड के घर के जलाने का दोषी पाया जाएगा, इज नॉट गिल्टी ऑफ अबेटिंग द थेफ्ट, पर वो उसको थेफ्ट की सजा नहीं मिलेगी, चोरी की सजा नहीं मिलेगी जो बी ने जेड के घर में कमिट कर लिया था। फॉर द थेफ्ट वाज अ डिस्टिंक्ट एक्ट, क्योंकि थेफ्ट तो एक, चोरी तो एक डिस्टिंक्ट एक्ट था, एक डिफरेंट ही एक्ट था। एंड नॉट अ प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द बर्निंग, तो ये क्या हो सकता है, एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं हो सकता बर्निंग के। मतलब प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस वो होता है, एक शब्द प्रोबेबल, जो ये शब्द प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस वो आ रहा है ना, मतलब मान के चलिए एक एक्ट चल रहा है ना, जो एक एक्ट होना है, उस एक्ट के बगल बगल में एक दूसरा कोई एक्ट चल रहा है, और उसको मतलब एक आदमी सोच सकता है हाँ भाई ये भी हो सकता है। मतलब अगर मान के चलिए एक ए ने, मान के चलिए एग्जांपल तो ये था कि भाई ए ने बी को भड़काया कि तू जाके जेड का घर जला दे, तो अब बी तो गया, लेकिन जेड का घर जलाने से पहले उसने चोरी भी कमिट कर ली। अब चोरी उसने कमिट कर ली, तो यहाँ ए को चोरी की सजा नहीं मिलेगी, ए को तो बस सजा मिलेगी, जिसने जो अबेटर था उसको सजा मिलेगी कि उसने तो इंस्टिगेट किया था बी को कि तू जेड का घर जला दे, तो बी को तो चोरी और जेड का घर जलाने की सजा मिलेगी, पर ए को यहाँ ओनली जेड का घर जलाने की सजा मिलेगी, क्योंकि ये एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस नहीं था, क्योंकि घर जलाना भाई डिफरेंट रूट है और उसमें चोरी करना बहुत ही डिफरेंट रूट है। एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस यह सोच ही नहीं सकता, एक आम दिमाग का व्यक्ति यह सोच ही नहीं सकता कि भाई एक व्यक्ति को तो पहले तो घर जलाने के लिए बोला, और वो व्यक्ति भाई घर जलाएगा उससे पहले उसकी इंटेंशन आएगी भाई घर जल तो रहा है, चलो चोरी कर लेता हूँ, तो क्या ए ने ये कभी नहीं सोचा था, ठीक है। तो ए को चोरी की सजा नहीं मिलेगी, परंतु बस ए को कि बी ने जेड का घर जलाया उसकी सजा मिलेगी, और बी को सजा मिलेगी कि उसने चोरी भी की और जेड का घर जलाया, ठीक है। तो ये था हमारा इलस्ट्रेशन बी। अब हम पढ़ेंगे इलस्ट्रेशन सी। तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस समझ में आ गया ना भाई, जैसे ये एग्जांपल तुम्हारा घर गुर जलाने का, मान के चल दिए कि ए ने बी को भड़काया कि तू किसी सी को एक्सटोर्शन कर, मतलब उसको डरा धमका, उसको थ्रेटन कर और उससे कुछ प्रॉपर्टी वैल्यूएबल सिक्योरिटी अपने पास डिलीवर करवा, ठीक है। ए ने बी को भड़काया कि तू एक्सटोर्शन कमिट कर, और बी ने इन कॉन्सिक्वेंस एक्सटोर्शन कमिट भी किया, ठीक है।
अब कमिट किया तो क्या हुआ, उसने बोला कि भाई, उसने बोला कि सी तू तू एक वैल्यूबल, तू पैसों से भरा बैग अपने ही होटल में अब जो तेरा होटल है 5 स्टार होटल, उसकी रिसेप्शन पे रख दे और सारे होटल को खाली करवा दियो, मेरी गैंग मेंबर आएंगे और हम क्या करेंगे, उस बैग को उठाकर चले जाएंगे। ठीक है, तो डिलीवरी जो अपराधी है, जो अबेटेड है, वो खुद लेने आ रहा है। अब देखिए क्या होता है, अब क्या होता है, जब ए ने बी को भड़काया एक्सटोर्शन के लिए, बी ने वही किया, एक्सटोर्शन के लिए फोन तो कर दिया और बोल दिया कि तू अपने होटल में अपना बैग रख दियो पैसों से भरा हुआ, मेरी गैंग मेंबर और मैं आऊंगा और पैसों से भरा बैग उठा ले जाऊंगा। अब सी ने ऐसा ही किया, रेडी करके बैग रख दिया और वो खुद इधर उधर हो गए सारे स्टाफ होटल वाले। अब क्या होता है, बी और उसके गैंग मेंबर्स होटल में जाते हैं और क्या करते हैं, उस बैग को तो उठाते हैं, पर होटल में रेस्टोरेंट, जो होटल उसका होता है सी का, उसके होटल में जो गल्ला होता है, जो जिसमें पैसे रखे जाते हैं होटल के, या कुछ भी कंप्यूटर वगैरह जो भी वैल्यूएबल सिक्योरिटी है, उसको वहां से चुरा भी लेते हैं, मतलब होटल की संपत्ति को वहां से चुरा भी लेते हैं। तो क्या यहाँ एक आदमी सोच सकता था कि भाई गैंग मेंबर्स एक एक्सटोर्टेड व्यक्ति के होटल में जाके उसकी डिलीवरी ले रहे हैं प्रॉपर्टी की, संपत्ति के पैसों से भरे बैग की, तो वो चोरी भी कर सकते हैं, ये ऑब्वियसली वो सोच सकता था। तो यहाँ क्या होता है कि भाई एक्सटोर्शन और थेफ्ट साथ साथ चलता है, क्योंकि थेफ्ट से ही एक्सटोर्शन बनता है। ठीक है, तो यहाँ एक्सटोर्शन और थेफ्ट भी साथ साथ चलता है, तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। ठीक है, तो मतलब अगर ए ने बी को यह बोला होता कि तू जाके सी को मार, मर्डर कर दे सी का, तो बी ने सी का मर्डर तो किया, पर मर्डर करने से पहले सी का रेप भी कर दिया, तो ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस है। ऐसा हो सकता था भाई, बिल्कुल हो सकता था, क्योंकि ये बॉडी के ऑफेंसेस है, बॉडी के ऑफेंस भी साथ साथ कोरिलेट करते हैं। ठीक है, ऐसा हो सकता था। अब मान के चलिए क्या हुआ, एक क्या हो रहा है, चलो वो आगे एग्जांपल दूंगा, पर हम सेक्शन 51 का इलस्ट्रेशन सी पढ़ते हैं, फिर हम और वाले सेक्शन पढ़ेंगे, आगे एक एग्जांपल दूंगा बॉडी मस्त वाला। ठीक है, अब देखिए इलस्ट्रेशन सी, ए इंस्टिगेट्स बी, ए भड़काता है बी को एंड सी, और सी को भी, टू ब्रेक इनटू एन इनहैबिटेड हाउस एट मिडनाइट फॉर द पर्पस ऑफ रॉबरी। ए भड़काता है बी को और भड़काता है सी को कि वो क्या करे, बी और सी क्या करे कि एक इनहैबिटेड हाउस में, जिसमें कि लोग बाग बसेरा करते हैं, उसमें मिडनाइट पे, आधी रात में उसको तोड़ के घुस जाओ और उसमें क्या करो, रॉबरी, डाका कमिट करो। एंड प्रोवाइड्स देम विद आर्म्स फॉर दैट पर्पस, और उसके लिए ए बी और सी को क्या करता है, हथियार भी मुहैया करवाता है, मतलब एड कर रहा है सीधा। देखिए बी एंड सी ब्रेक इनटू द हाउस, और बी और सी ए के कहे अनुसार उस घर में, इनहैबिटेड हाउस में रात को चोरी करने के लिए, रॉबरी करने के लिए एंटर कर जाते हैं, मतलब तोड़कर घुस जाते हैं। एंड बीइंग रजिस्टर्ड बाय जेड, और जो बी और सी किसी जेड के घर में घुसते हैं तो जेड उनका मुकाबला करता है। देखिए वन ऑफ द इनमेट्स मर्डर जेड, तो उनमें से बी और सी में से कोई भी, ये नहीं पता कौन, लेकिन जो बी और सी में से एक व्यक्ति जेड का मर्डर कर देता, जो उनके साथ टसल कर रहा था, टक्कर ले रहा था, जो इनहैबिटेड हाउस का ऑक्यूपायर था, मालिक था। अब देखिए here if that murder was a probable consequence registered by Z, sorry, here if the murder was probable consequence of the abatement, अगर तो यहाँ मर्डर है, अगर वो सोचा समझा प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस था उस अबेटमेंट का, मतलब ए ने ये प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस अनुमान लगा लेता कि भाई बी और सी जाएंगे और जेड जो व्यक्ति है वो रात में उठा रहता है, वो टसल जरूर करेगा, तो वो मर भी सकता है। तो यहाँ क्या होगा, ए इज लाइबल टू द पनिशमेंट प्रोवाइड फॉर मर्डर, तो यहाँ ए को रोबरी वगैरह की सजा मिलेगी अगर वो रोबरी उन्होंने कमिट की, तो अगर उन्होंने बी और सी में से किसी एक ने जेड का मर्डर कर दिया, तो यहाँ ए ने अगर सोचा हुआ था कि यह प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, यहाँ ये एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस, मतलब एक व्यक्ति ऐसा व्यवहार, एक परिणाम निकाल भी सकता है इस अबेटमेंट को करते वक्त, तो ए को मर्डर की सजा यहाँ मिलकर आएगी। तो यहाँ की वर्ड कौन सा है, प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस यहाँ कीवर्ड है। तो सेक्शन 51 हमारा ये पूरा होता है, सेक्शन 51 भारतीय न्याय संहिता का हमारा ये पूरा होता है। तो हम सेक्शन 51 में प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस जो वर्ड है ना उसको अंडरलाइन कर लेंगे, क्योंकि यही इस सेक्शन की यही दो वर्ड इस सेक्शन की जान है। ठीक है, तो यहाँ हमारा सेक्शन 51 भारतीय न्याय संहिता का पूरा होता है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 52 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। अबेटर व्हेन लायबल टू क्यूमुलेटिव पनिशमेंट फॉर एक्ट अबेटेड एंड फॉर एक्ट डन, तो ये बता रहा है कि अबेटर कब लायबल है कि उसको क्यूमुलेटिव पनिशमेंट मिलेगी फॉर एक्ट अबेटेड, जिस एक्ट के लिए उसने अबेट किया था उसके लिए तो मिलेगी, एंड फॉर एक्ट डन, और जिस जो एक्ट हुआ आगे जाके उस एक्ट के लिए मिलेगी, मतलब क्यूमुलेटिव पनिशमेंट मिलेगी अब अबेटर को। अब देखिए 52 की बॉडी, इफ द एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल अंडर सेक्शन 51, अगर उस एक्ट के लिए, जिस एक्ट के लिए जो एक्ट अबेट हुआ था उसके लिए अबेटर को लाइबिलिटी बना रहे सेक्शन 51 में, इज कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबेटेड, तो एक एक्ट कमिट हो जाता है, एक एक्ट कमिट हो जाता है, मतलब बोला अबेटर ने बोला था कि जाके चोरी करो, लेकिन क्या हुआ जो अबेटेड थे उसने उस घर में अब मान के चलिए ए अबेटर है और बी सी डी वो है अबेटेड है, तीनों को भड़का रहा है बी सी डी को, और क्या बोल रहा है कि भाई जाके गुड़गांव के श्री राम ज्वेलर्स पर, इतना बड़ा ज्वेलरी शॉप है, उस पर जाके डाका डालना, रोबरी डालना। ठीक है,
तो वो क्या करते हैं बी सी डी क्या करते हैं, चलो मान के चलते हैं बी सी डी ई एफ है, मतलब 5 मेंबर चाहिए रोबरी के लिए, मतलब वो तो डेकोटी के लिए चाहिए, तरह हम मान के चलते हैं बी सी डी ई और एफ है। ए इन 5 व्यक्तियों को भड़काता कि श्रीराम ज्वेलर जो गुड़गांव का सबसे बड़ा ज्वेलरी शॉप, उस पर जाके तुम रोबरी कमिट करो। तो अब क्या होता है देखिए, यही हम इसकी पढ़ेंगे, इसके एग्जांपल मान के चलना, आगे बताऊंगा। इफ द एक्ट फॉर विच द अबैटर इज लाइबल अंडर सेक्शन 51, जिस एक्ट के लिए अबैटर लाइबल है ना सेक्शन 51 में, उसकी लाइबिलिटी बन रही है, वो तो बनेगी। देखिए इस कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबैटेड, जो एक्ट 51 में एक प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस के लिए अबैटर लाइबल था ना सेक्शन 51 में, तो कह रहा है वो एक्ट घटित हो जाता है इस कमिटेड इन एडिशन टू द एक्ट अबैटेड। तो जो एक्ट अबैट किया गया था ना वो तो होता ही होता है, लेकिन जो उसने एक्ट जो प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस सोचा था वो भी कमिट हो जाता। तो देखिए एंड कंस्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस, और मिलकर जो मेन एक्ट जिसके लिए अबैट किया गया था डाका, मतलब अब ए ने बी सी डी ई एफ को बोला था, ए ने बी सी डी ई एफ को बोला था कि जाके श्रीराम ज्वेलर्स पे तुम रोबरी करो, ठीक है। तो उस उन्होंने वो तो की, लेकिन बी सी डी ई एफ में से किसी ने वहां पे एक कस्टमर की हत्या भी कर दी। तो क्या ए ने सोचा था, तो ए ने सोचा था कि प्रोबेबल कॉन्सिक्वेंस की भाई मैं 5 व्यक्तियों को श्रीराम ज्वेलर्स पे डाका मरवाने के लिए भेज रहा हूँ, तो इनको क्या हो सकता है, तो इनको क्या हो सकता है, ये किसी का हत्या भी कर सकते हैं। तो भाई बिल्कुल हो सकता है भाई, ऑब्वियसली वो गोलियां बारूद लेके जाएंगे। अगर कोई कस्टमर उनको टसल करेगा, उनको रेजिस्ट करेगा, तो वो उनका हत्या भी कर सकते हैं। तो यही कह रहा है एंड कॉन्स्टिट्यूट अ डिस्टिंक्ट ऑफेंस। तो अब वो रोबरी करने गए थे पर उन्होंने अब हत्या भी कर दी, तो ये एक डिस्टिंक्ट ऑफेंस, एक दूसरा ही अपराध को निकल करके आया। देखिए द अबैटर इज लाइबल टू द पनिशमेंट फॉर ईच ऑफ द ऑफेंसेस। तो अबैटर यहां भी नहीं छूटेगा, अबैटर लाइबल होगा ईच ऑफ द ऑफेंसेस, जो अबैटेड करते हैं, अबैटेड रोबरी भी करते हैं, उसके लिए तो होगा जो उसका मेन एक्ट था, जो वो मेन इवेंट करवाना चाहता था, पर उन अबैटेड ने एक कस्टमर की हत्या भी कर दी। तो अबैटर उस हत्या के लिए भी लाइबल होगा, ठीक है। ये हमारा सेक्शन 52 भारतीय न्याय संहिता का पूरा हुआ। हम इसकी इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं जिससे हमें और क्लैरिफिकेशन आ जाएगी। देखिए A instigates B to resist by force a distress made by public servant, ठीक है। अब A instigates B, A B को भड़काता है to resist by force a distress made by the public servant, कि सरकारी कर्मचारी को डिस्ट्रेस मेड कर रखा है, A B को भड़काता है तो कि B तू जाके उसकी टक्कर ले, जो सरकारी कर्मचारी ने एक डिस्ट्रेस मेड किया है, ठीक है। B in consequence resist that distress, तो अब B क्या करता है, A के भड़कावे के चलते उस सरकारी कर्मचारी के डिस्ट्रेस से क्या करता है, रजिस्ट करता है, मतलब जाके लड़ता है, उलझता है। अब देखिए इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस बी वॉलंटरी कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस। अब इन ऑफरिंग द रेजिस्टेंस, अब बी जब सरकारी कर्मचारी का जो डिस्ट्रेस है उसको टक्कर दे रहा है, तो बी क्या करता है, बी वॉलंटरी कॉजेज ग्रीवियस हर्ट टू द ऑफिसर, तो बी स्वयं इच्छा से घातक हानि पहुंचा देता है ऑफिसर को, अधिकारी को, एग्जीक्यूटिंग द डिस्ट्रेस, जो कि एक डिस्ट्रेस को एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक है। डिस्ट्रेस एक कोड काउंटर होता है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं एज बी हैज कमिटेड बोथ द ऑफेंस ऑफ रजिस्टिंग द डिस्ट्रेस, तो यहाँ बी ने दोनों अपराध किए हैं। कौन से अपराध किए हैं, जो अबैटेड है उसने दोनों अपराध किए भाई, कि डिस्ट्रेस को रजिस्ट भी किया है एंड द ऑफेंस ऑफ वॉलंटरी कॉजिंग हर्ट एंड द ऑफेंस ऑफ कॉजिंग ग्रीवियस हर्ट। और बी ने डिस्ट्रेस तो एक अपराध किया है कि डिस्ट्रेस को रजिस्ट किया है और सरकारी कर्मचारी को, सरकारी अधिकारी को घातक चोट पहुंचाई, ग्रीवियस हर्ट पहुंचाई। देखिए बी इज लाइबल टू द पनिशमेंट फॉर बोथ दिस ऑफेंसेस, तो यहाँ बी जो अबैटेड है वो तो दोनों पनिशमेंट के लिए लाइबल होगा कि उसने डिस्ट्रेस को रजिस्ट किया है और जो सरकारी कर्मचारी था उसको ग्रीवियस चोट पहुंचाई। अब देखिए if A knew that B was likely voluntarily to cause grievous hurt in resisting the distress, अगर यहाँ A को नॉलेज है, जानकारी है कि जो B है जिसको तूने डिस्ट्रेस को रजिस्ट करने के लिए भेजा है वो सरकारी कर्मचारी की भी ग्रीवियस हर्ट से पिटाई कर देगा, तो यहाँ क्या होगा, देखिए A will also be liable to the punishment for each of the offenses, तो यहाँ A भी लाइबल होगा किसके लिए, दोनों पनिशमेंट उसको A को भी मिलेगी अगर उसकी नॉलेज थी तो यहाँ हम न्यू, जो इलस्ट्रेशन में वर्ड न्यू है इसको हम अंडरलाइन कर देते हैं। अगर एक ही नॉलेज है कि भाई मैंने जिस एक्ट के लिए अबैट किया है, तो एक अबैटर जो अबैटेड है वो एक्ट तो करेगा, पर उसके चलते चलते वो कुछ एडिशन एक्ट भी कर बैठेगा, एक एडिशनल एक्ट भी कर बैठेगा, तो हम एडिशन टू द एक्ट को भी हम अंडरलाइन कर लेते हैं, जो सेक्शन 52 में बॉडी में दिया गया है, ठीक है। तो भाई यहाँ अगर ए को नॉलेज थी कि भाई जिस बी को तूने भड़काया है कि डिस्ट्रेस को रजिस्ट कर, तो तूने बस इस एक्ट के लिए अबैट किया है। तेरे को अगर नॉलेज थी कि भाई बी जो एक सरकारी कर्मचारी के डिस्ट्रेस को रजिस्ट करेगा, उसकी टक्कर लेगा, तो बी उस सरकारी कर्मचारी की धुलाई भी कर सकता है, ग्रीवियस हर्ट भी पहुंचा सकता है, तो ए को सजा मिलेगी। अगर ए की दूर दूर तक कोई नॉलेज नहीं थी कि भाई मैं तो नहीं जानता था, मेरी तो कोई जानकारी नहीं थी कि बी
बी क्या करेगा, उसकी सरकारी कर्मचारी की जो डिस्ट्रेस को एग्जीक्यूट करा उसकी धुलाई भी कर देगा, ग्रीव असर्ट भी कर देगा। तो क्या हुआ, तो उसको सजा मिलके रहेगी। अगर नॉलेज नहीं थी तो सजा नहीं मिलेगी। अब नॉलेज का बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है, प्रोसिक्यूशन पे होता है, ठीक है। अब मेंस रिया और एक्टस रियस कौन साबित करेगा, प्रोसिक्यूशन, अभियोजन पक्ष साबित करेगा। अक्यूज तो यही कहेगा कि मेरी तो कोई मलिनता नहीं थी, मेरी तो बुद्धि बिल्कुल स्पष्ट थी, मैंने तो कुछ भी नहीं करा, ठीक है। लेकिन प्रोसिक्यूशन उसकी गिल्टी माइंड, उसका मेंस रिया साबित कर देगा, उसकी नॉलेज, इंटेंशन और रीजन टू बिलीव तीनों साबित करके रख देगा। तभी तो भाई एक अबेटर की लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। अब वो कैसे साबित करेगा भाई, मेंसरिया डायरेक्टली साबित हो सकता है, ऐसा आज तक कोई साइंटिफिक टेस्ट नहीं बना जिससे मेंसरिया डायरेक्टली साबित हो जाए। हमेशा मेंसरिया सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से साबित होता है, ठीक है, सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से साबित होता है मेंसरिया की एक अक्यूज का अपराध करते वक्त, अपराध से पहले और अपराध के बाद क्या मेंसरिया था, ठीक है, तो वो सर्कमस्टांशियल एविडेंसेस से साबित होता है, ठीक है। तो ये हमने पढ़ा सेक्शन 52 भारतीय न्याय संहिता का, पूरा हम पढ़ेंगे सेक्शन 53 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। देखिए 53, liability of abettor for an effect caused by act abetted different from that intended by the abettor। तो बता रहा है कि क्या लाइबिलिटी बनेगी अबेटर की, मतलब उकसाने वाले की, फॉर एन इफेक्ट कोज की एक नतीजा निकल करके आता है, बाय एक्ट, एक एक्ट से, बाय एक्ट अबेटेड, एक एक्ट जो कि उसने अबेट किया था उससे, डिफरेंट फ्रॉम दैट इंटेंडेड बाय द अबेटर, और एक जो एक्ट अबेट किया था ना उसने, जो एक एक्ट के लिए, एक अपराध के लिए उकसाया था एक अबेटेड को, तो वो एक्ट नहीं होता है, कुछ डिफरेंट अफेक्ट और कोज ही निकल करके आता है, और वो उसके बारे में जो डिफरेंट अफेक्ट और कोज निकल करके आता है, जो डिफरेंट अफेक्ट और कोज निकल करके आता है, जिस एक्ट के बारे में अबेटर ने अबेट किया था, उस एक्ट के बारे में जो डिफरेंट अफेक्ट निकल करके आता है, डिफरेंट अफेक्ट कोज निकल करके आता है, एक नतीजा और परिणाम निकल करके आता है, उसके बारे में अबेटर की कोई लाइबिलिटी नहीं थी। तो अब ये बताएगा 53 कि ऐसी सिचुएशन में अबेटर की कैसे लाइबिलिटी बनती है। अब देखिए बॉडी पढ़ूंगा मैं 53 की। व्हेन एन एक्ट इज अबेटेड, जब एक एक्ट मतलब एक अपराध अबेट किया जाता है, मतलब एक अपराध के लिए भड़काया जाता है, विद द इंटेंशन ऑन द पार्ट ऑफ द अबेटर, और उस एक्ट को भड़काने के लिए, जो मेन एक्ट है उसको भड़काने के लिए इंटेंशन भी है, किसके भाग पे, अबेटर के भाग पे जो भड़का रहा है, ऑफ कॉजिंग अ पर्टिकुलर इफेक्ट, की इंटेंशन क्या है कि भाई एक जो मैं तेरे को अब जो भड़का रहा हूं तू वो ही जाके करियो, कुछ दूसरा मत कर दियो। मतलब वो कह रहा है कि जो मैं तेरे को भड़का रहा हूँ, ए बी को भड़का रहा है कि तू जाके चोरी करियो, तो वो बी जाके चोरी ही करेगा। तो चोरी का इफेक्ट क्या निकलेगा भाई, जिसके घर पे चोरी होगी, जिसकी दुकान में चोरी होगी, उसको बहुत दुख होगा, उसको रोना आ जाएगा, उसको क्या होगा, उसको रॉन्गफुल लॉस होगा। आप देखिए, एंड एन एक्ट फॉर विच द अबेटर इज लायबल इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द अबेटमेंट causes a different effect from that intended by the abettor। लेकिन जो अबेटेड एक्ट करता है वो अबेटर की जो इंटेंशन थी उसके विपरीत ही कोई एक्ट कर देता है। मतलब अबेटर की तो इंटेंशन थी कि चोरी करने की, पर क्या करता है अबेटेड, क्या करता है, चोरी नहीं करता है, चोरी नहीं करता है, जाके उस घर में रेप कर देता है। आप देखिए, द अबेटर इज लाइबल फॉर द अफेक्ट कॉज्ड, तो अबेटर लाइबल है कि क्या नतीजा निकला, in the same manner as to the same extent as if he had abetted the act with the intention of causing that effect। तो मान लो कि भाई अबेटर की वही इंटेंशन थी, अबेटर ने उसी अबेटर, अब देखिए द अबेटर इज लाइबल फॉर द अफेक्ट कॉज्ड, अब अबेटर लाइबल है जो अबेटेड ने एक नतीजा परिणाम निकाल करके दिया, इन द सेम मैनर, उसी तरीके से, एंड टू द सेम एक्सटेंट, यानी उसी हद तक, एज इफ, मान लो लीगल फिक्शन, लो का झूठ, ही हैड अबेटेड द एक्ट, की उसने वो एक्ट अबेट किया था, मतलब अबेटेड ने जो एक्ट डिफरेंट किया उसने, अब जो दूसरा एक्ट अबेटेड ने दूसरा एक्ट निकाल करके अफेक्ट और कोज निकाल करके दिया अबेटर को, तो मान लो कानून क्या कह रहा है कि अबेटर की भी वही इंटेंशन थी, द एज इफ ही हैड अबेटेड द एक्ट, की उसने वो दूसरे वाला एक्ट जो अबेटेड ने किया वो अबेट किया था, भड़काया था, ठीक है, विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग दैट इफेक्ट, और उसकी अबेटर की वही इंटेंशन थी कि वो अबेटेड वही परिणाम जाकर के निकाले, ठीक है। मतलब सीधी बात ये है, इलस्ट्रेशन में तो और क्लियरली समझ में आ जाएगा, पर मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। ए ने बी को बोला कि तू जाके चोरी कर, ए ने बी को बोला तू जाके चोरी कर, पर ए क्या करता है, सॉरी ए ने बी को बोला तू जाके सी के घर में चोरी कर, तो बी क्या करता है, सी के घर में जाके चोरी तो करता है, पर सी की बहुत ज्यादा पिटाई करता है। तो भाई ए ने तो यही बोला था ना बी को कि तू जाके चोरी कर, ठीक है, तो क्या उसका अफेक्ट, उसका ए की इंटेंशन क्या थी, बस चोरी करवानी थी, और अफेक्ट और कोज क्या निकलना था भाई, सी के घर में चोरी हो गई, कोज निकलना था, नतीजा आना था। लेकिन बी ने क्या किया, सी के घर में चोरी तो की, लेकिन साथ में सी की बहुत बुरी तरह से धुलाई कर दी, और उसको क्या करा, उसको पंखे से फांसी के फंदे में लटका दिया। तो अब देखिए क्या होगा, द अबेटर इज लाइबल फॉर द अफेक्ट कोज, अब अबेटर लाइबल है
जो कि एक नतीजा निकला है अबैटेड के एक्ट से, इन द सेम मैनर, उसी तरीके से एंड टू द सेम एक्सटेंट, और उसी हद तक एज इफ लीगल फिक्शन लॉ का झूठ, ही हैड अबैटेड द एक्ट, की उसने वो एक्ट अबैट किया है विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग दैट अफेक्ट, और उसी इंटेंशन के साथ कि अबैटेड ने जो इंटेंशन के साथ उस व्यक्ति को फांसी के फंदे पर पंखे पर लटकाया, कि अबैटर का भी वही इंटेंशन आ गई थी, मतलब उस एक्ट को अबैट करते वक्त, प्रोवाइडेड ही न्यू दैट द एक्ट अबैटेड वाज लाइकली टू कोज दैट अफेक्ट, तो बताया सिर्फ दिया जा रहा है कि जिस एक्ट के लिए उसने अबैट किया है तो वो नतीजा वो वाला निकाल कर देगा। तो इसमें क्या हमारे इस एग्जांपल में क्या उस अबैटर की लाइबिलिटी बन करके देगी, भाई उसने तो बस बी को बोला था किसी के घर में जाके चोरी कर, तो क्या है दूर दूर तक कोई सोच सकता है कि जो चोर चोरी करने गया किसी घर में वो उसके ऑक्यूपायर को, मालिक को, उस घर के मालिक को फांसी के फंदे पे पंखे पे लटकाएगा, बिल्कुल भी नहीं सोच सकता है। तो मतलब इसमें सेक्शन 53 में ये कहा गया साफ साफ कि जिस एक्ट के लिए अबैट किया गया है वो एक्ट एक दूसरा इफेक्ट भी निकाल सकता है, एक दूसरा परिणाम भी निकाल करके दे सकता है, तो उसके लिए अबैटर तैयार रहे। अगर वो एक्ट इतना कोरिलेटिव है एक मेन एक्ट के साथ, जो एक इफेक्ट निकल करके दिया है, और वो इफेक्ट इतना कोरिलेटिव एक मेन इवेंट के साथ इसके लिए अबैटमेंट हुई थी, तो भाई ए जो अबैटर है उसकी लाइबिलिटी बनकर ही रहेगी। अगर कोरिलेटिव नहीं है तो उसकी लाइबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। तो हम सेक्शन 53 के एंड में लिख लेते हैं कोरिलेटिव मतलब साथ साथ चलने चाहिए, मतलब पैरेलल वो एक्ट चलने चाहिए कि हाँ भाई अगर चोरी करने के लिए बोला है तो भाई चोरी के साथ साथ क्या हो सकता है, भाई वो व्यक्ति किसी की मतलब चोट ही मार सकता है। ये नहीं कि भाई चोरी करने के बोला वो एक व्यक्ति को फांसी के फंदे पे लटका के आ जाएगा, तो ये इफेक्ट तो कभी भी नहीं निकल सकता। तो यही कह रहा है कि उस कोज और इफेक्ट जो एक मेन एक्ट के लिए अबैटमेंट हुई थी, एक मेन एक्ट के लिए मान के चलो अबैटमेंट हुई थी, तो अबैटेड वो एक्ट करने तो जाता है पर जो नतीजा निकलता है ना वो कुछ दूसरा ही नतीजा निकल जाता है। तो यही कह रहा है कि भाई ए की भी सेम इंटेंशन, जिसने अबैटमेंट की थी भड़काया तो उसकी भी सेम इंटेंशन के तहत उसको सजा करो, ठीक है। तो कोरिलेटिव होने चाहिए वो दोनों ऑफेंसेस, ठीक है, कोरिलेटिव होने चाहिए ऑफेंसेस कोरिलेटिव होने चाहिए, और अफेक्ट होगा वो भी कैसा होना चाहिए, इनके जैसा ही होना चाहिए, ठीक है। कोरिलेटिव ऑफेंसेस इफेक्ट होना चाहिए, मतलब निकल कर आना चाहिए, ठीक है। अराइजन भी लिख लीजिए, अराइजन। अब हम इसका इलस्ट्रेशन पढ़ेंगे सेक्शन 53 भारतीय न्याय संहिता का, और हमें अच्छे से समझ में आ जाएगा सेक्शन 53 हमसे क्या कहना चाहता है। देखिए, ए इंस्टिगेट्स बी टू गोज ग्रीवियस हर्ट टू जेड, ए भड़काता है बी को कि तू बी जाके जेड की बहुत ही घातक तरीके से उसको चोट पहुंचा दे जेड को, ठीक है। अब देखिए, बी इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इंस्टिगेशन, अब बी इस भड़कावे के चलते दौरान, मतलब अभी एक्टिव इंस्टिगेशन, तो बी क्या करता है इस भड़कावे के चलते के दौरान causes grievous hurt to Z, और Z को ग्रीवियस हर्ट दे भी देता है। देखिए Z डाइज इन कॉन्सिक्वेंस, अब A ने तो B को बोला था कि बस तू Z को ग्रीवियस हर्ट घातक चोट दे, लेकिन B ने कुछ उसको ऐसे ही लापे चोट उठ मार दी कि Z की तो मृत्यु हो जाती है, वो मरी जाता है उस पिटाई से। अब देखिए, here if A knew that the grievous hurt abated was likely to cause death, अगर यहाँ A की जानकारी थी, नॉलेज थी कि भाई जो ग्रीवियस हर्ट जिसके लिए मैं B को अबैट कर रहा हूँ वो जान में, वो मृत्यु में भी बदल सकता है, A is liable to be punished with the punishment provided for murder, तो A भी लाइबल है कि अब उसको मर्डर की सजा मिलकर रहेगी, जो कि बी को तो मिलेगी। पर ए को अगर नॉलेज थी कि जिस ग्रीवियस हर्ट के लिए मैंने बी को भड़काया है, और बी इतना भारी भरकम आदमी है और एक जेड एक पतला सा आदमी, अगर उसको ग्रीवियस चोट मारेगा तो भाई किसकी, जेड की मृत्यु भी हो सकती है, तो यहाँ ए की लाइबिलिटी बनेगी, ठीक है। मान के चलिए ए ने बी को भड़काया, अब बी है 200 किलो का सुम्मो पहलवान, ए ने बी को भड़काया और जो बी है वो 200 किलो का सुम्मो पहलवान है, और उसने क्या भड़काया कि तू जेड की जाके इतनी पिटाई कर, इतनी धुलाई कर कि जेड ग्रीवियस चोट से रात दिन दर्द में तड़पता रहे, ठीक है। तो यह कहा, लेकिन एक भाई आप बात बताओ, अब बी जाता है भड़कावे के चलते और जेड की इतनी पिटाई करता है, और जेड था एक 50-60 किलो का एक मामूली सा नॉर्मल सा आदमी, अब एक 200 किलो का सुम्मो पहलवान पटक के जेड को 50-60 किलो के आदमी को मारेगा, तो एक ही नॉलेज नहीं थी कि भाई वो आदमी इतना दुर्ला पतला, अगर और ये मेरा पहलवान जिसको मैं अबैट करके भड़का करके भेज रहा हूँ, ये पहलवान है, इसका 25 किलो का हाथ है, ये इसको घुसे मारेगा, एक घुसे में ही जेड की मृत्यु हो सकती है। तो यहाँ अगर ए को यह पता था तो ए को भी सजा दो, किसकी, मर्डर की। उसने उसको नॉलेज थी कि भाई जो बी मेरा सुमो पहलवान है जिसको मैंने भड़काया है वो जेड को पटक के मारेगा, तो उसकी पिटाई से मेरे सुमो पहलवान बी की पिटाई से जेड की मृत्यु भी हो सकती है, तो ए को सजा दो मर्डर की, ठीक है। और मान के चलो अब एग्जाम्पल में थोड़ा ट्विस्ट करते हैं, ए जो बी को भड़काता है, भाई बी भी एक नॉर्मल सा हमारी तरह एक 70-80-90 किलो का एक व्यक्ति है, और जेड भी एक जो व्यक्ति है वो भी उसके जैसा ही, मतलब 1 by 1 मुकाबला हो रहा है, और दोनों का मुकाबला जो ए ने बी को भड़काया और जो बी जेड की पिटाई करेगा, तो दोनों वो
एक जैसे हैं, मतलब हष्ट-पुष्ट से हैं। अब बी जेड की जाके पिटाई करता है। अब एक नॉर्मल सा व्यक्ति एक नॉर्मल से व्यक्ति की अगर हाथ घूसों से पिटाई करता है तो वो मर नहीं सकता। तो यहाँ अगर एक हो यहाँ एक की कोई नॉलेज नहीं थी कि भाई वो उसने तो क्या सोचा था कि बी जाके जेड की पिटाई करेगा, तो क्या एक ही नॉलेज थी कि बी की पिटाई से जेड मर सकता है? नहीं मर सकता, ठीक है। तो यहाँ ए को मर्डर की सजा नहीं मिलेगी। अगर हाँ नॉलेज थी, इंटेंशन थी कि हाँ जिस अबैटेड को मैं बोल रहा हूँ जाके तू उसकी पिटाई कर, और वो अबैटेड भाई इतना शक्तिशाली है, इतना मतलब उसका नोटोरियस दिमाग है, वो कुछ भी कर सकता है, वो किस हद तक भी जा सकता है, तो यहाँ एक ही अबैटर की लाइबिलिटी बनाओ मर्डर के लिए भी, वरना नहीं बनाओ, ठीक है। तो ये हमारा खत्म होता है सेक्शन 53 और भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सेक्शन 54 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। हम पढ़ेंगे सेक्शन 54 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। ये बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। देखिए, अबैटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अब जब एक अपराध अबैटेड कर रहा था तो उस समय अबैटर उसको करते हुए देख रहा था, तो इसमें अबैटर की लाइबिलिटी डिफरेंट बनेगी, और उस केस में तो वही बनेगी, पर वो अगर आके जाके दूसरा और आके जेल से छुटने के बाद एक और केस कर देता है उसमें डिफरेंट बनेगी। तो इसको मैं बहुत अच्छे से समझाऊंगा। देखिए, अब सेक्शन 54 ऑफ भारतीय न्याय संहिता में पढ़ाने वाला हूँ। अबैटर प्रेजेंट व्हेन ऑफेंस इज कमिटेड। अबैटर जिसने भड़काया था एक अपराध के लिए अबैटेड को, अबैटेड तो अपराध कर रहा है, लेकिन अबैटेड को अपराध करते हुए अबैटर देख रहा है अपनी लाइव आंखों से, तो क्या होगा? वो क्यों देख रहा है? इसके पीछे पॉलिसी यही है कि भाई अबैटर को ज्यादा सजा, दूसरी बारी में अगर वो जेल से छुट के आके दोबारा कोई क्राइम करता है उसको ज्यादा सजा दो। उसको यह पॉलिसी यह है कि भाई अबैटेड वो एंश्योर करने आया, अबैटर एंश्योर करने आया कि भाई जिस एक्ट के लिए मैंने अबैटेड किया था, अब इसको भड़काया था अबैटेड को, क्या वो एक्ट कर रहा है जाकर या नहीं कर रहा है। अगर वो नहीं कर रहा है, वो बैक ऑफ हो जाता है अबैटेड, तो मैं जाके वो कांड कर दूं। तो ये इसमें लाइबिलिटी उसकी जो अबैटर प्रेजेंट है जहाँ पे अपराध हो रहा है उसकी लाइबिलिटी दूसरे केसेस में ज्यादा बनती है। अब देखिए, सेक्शन 54 की मैं बॉडी पढ़ रहा हूँ। Whenever any person, जब कभी भी कोई व्यक्ति who is absent would be liable to be punished as an abettor, जो कि अनुपस्थित होता जब एक अपराध अबैटेड कर रहा है तो उसको एक पनिशमेंट मिलती है अबैटर की तरह। is present when the act or offense for which he would be punishable in consequence of the abatement is committed, he shall be deemed to have committed such act or offense। तो मान लीजिए एक केस में, जो अब ये केस बता रहा है फॉरवर्ड पार्ट में, सेक्शन 54 के फॉरवर्ड पार्ट में क्या बता रहा है कि भाई एक अबैटर उसने एक्ट के लिए भड़का दिया, अब वो अपने घर बैठा है, अब जो अबैटेड जाके कांड कर रहा है वो अपने घर बैठा है अबैटर, लेकिन नहीं, अब इस सेक्शन में क्या हो रहा है, अबैटर ने एक एक्ट के लिए एक अबैटेड को भड़काया तो सही कि तू जाके वो एक्ट कर, लेकिन पीछे जाके जो अबैटर है वो क्या कर रहा है, एंश्योर कर रहा है, वो चेक कर रहा है कि हाँ अबैटेड उसी तरीके से जैसे मैंने भड़काया तो उसी तरीके से एक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो मान लेंगे ही शैल बी डीम्ड, तो कानून उसे मान लेगा, क्या मान लेगा, टू हैव कमिटेड सच एक्ट और ऑफेंस, कि उसने ही अपने हाथों से एक्ट और ऑफेंस अपराध किया है। किसने? अबैटर ने। और फॉर्मर पार्ट में क्या बताता भाई, और केसेस में जब वो एक अबैटर किसी अबैटेड को भड़काता है कि तू जाके कोई कांड कर, और जो भड़काने वाला वो अपने घर पे बैठ के बढ़िया समोसे खा रहा है, लेकिन जो अबैटेड है वो कांड कर देता, तो यहाँ उसको तो जो मान के चलिए ए ने बी को भड़काया कि जाके बी तू सी की पिटाई कर, अब ए घर पे बैठ के समोसे खा रहा और बी जाके पार्क में सी की पिटाई कर देता है। तो यहाँ ए जहाँ पे कांड हो रहा है, जहाँ पे अपराध हो रहा है, वहां पे प्रेजेंट नहीं है ना, उसकी अनुपस्थिति है ना, तो यही कह रहा है कि भाई अब उसको अबैटर की तरह सजा दे रहे थे ना, कि तो उसको ये इफेक्ट नहीं दे रहे थे कि भाई वो वहां पे प्रेजेंट था, मतलब उसको डीम्ड नहीं मान रहे थे कि उसने ही वो अपराध किया है, उसको तो बस कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के थ्रू अबैटर बना रहे थे, ठीक है। पर इस सेक्शन 54 के लेटर पार्ट में क्या बताया गया है कि भाई ए ने बी को बोला कि जाके तू सी की उस पार्क में, सेक्टर 10 के पार्क में धुलाई कर। अब बी जाता तो है, लेकिन ए उसके पीछे जाता है एंश्योर करने के लिए कि बी क्या वो अपराध करेगा या नहीं करेगा। और बी अगर उसकी क्या पॉलिसी है ए की, अगर बी भाई अपने स्टेप्स को बैकआउट कर लेता तो मैं जाके सी की धुलाई कर दूंगा, मतलब ये अपराध हो करके ही रहे, तो मान लिया जाएगा कि भाई अगर वो प्रेजेंट भी है ना, वो प्रेजेंट भी है वहां पर, और भले ही वो एक्ट ना कर रहा हो, वो अपराध ना कर रहा हो, अबैटेड ही अपराध कर रहा हो, तो मान लेंगे कि उसी ने ही वो अपराध अपने हाथों से किया है, ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 54 ऑफ भारतीय न्याय संहिता। पर इसमें डिफरेंस पता क्या है, अगर वो व्यक्ति प्रेजेंट है भाई, अगर देखिए मान के चलिए ए ने बी को बोला कि जाके सी की पिटाई कर, और बी जाके सी की पिटाई कर देता है, ए घर पे बैठ के समोसे खा रहा है, बी जाके सी की पिटाई कर देता है, तो उसको कितनी सजा मिलेगी भाई, अगर ग्रीवियस हट करी, बी ने ग्रीवियस हट करी, तो जितनी बी को सजा मिलेगी उतनी ए को मिलेगी, ठीक है। तो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ बी ने अपने हाथों से अपराध किया सी के ऊपर, लेकिन ए का कोई रोल नहीं था, ए को तो बस कौन से सेक्शन के अंतर्गत पनिशमेंट मिलेगी,
ए को तो कौन से सेक्शन के अंतर्गत पनिशमेंट मिलेगी? अब इसमें चार्जेस भी बता दो भाई, इतने दिन से पढ़ा रहा हूँ, चार्जेस में पहली बार बताने वाला हूँ। अब ए बी को तो जैसे बी ने सी की पिटाई करी पार्क में जाके, तो उसको तो जैसे ही वो अगर सिंपल चोट पहुंचाता है, ग्रीवियस चोट पहुंचाता, तो मान के चलते हैं बी ने सी को ग्रीवियस चोट पहुंचा दी, तो मान के चलते हैं हम जो आईपीसी में जो 323 दिया होता वो मान के चलते हैं उसने क्या किया है। अब एक सेकंड रुकिए, मैं एक सेकंड रुकिए, आपको अभी बताता हूँ, एक सेकंड रुकिए। हाँ, ये आ गया। हाँ, तो मान के चलिए जो ए ने बी को भड़काया था, तो कि बी तू जाके सी की पिटाई कर, और ए अपने घर पे बैठ के समोसे खा रहा है, और बी जाके पिटाई कर देता है सी को ग्रीवियस चोट पहुंचा देता है बी, ठीक है। तो बी को तो सजा मिलेगी, किस में मिलेगी? अगर वो ग्रीवियस हर्ट करता है तो भाई सी को तो सजा मिलेगी सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 में, वो भारतीय न्याय संहिता। पर अब ए जो घर बैठ के समोसे काटता है उसको लाइबिलिटी कैसे बनेगी भाई? वो वहां मौजूद तो नहीं था ना, उसने अपने हाथों से सी को नहीं मारा ना, तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 रेड विद सेक्शन 49, ठीक है। रेड विद सेक्शन 49 के तहत उसकी लाइबिलिटी बनेगी, मतलब कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी, मतलब सेक्शन 49 को ऐड कर दिया जाएगा। भाई ए जो घर पे बैठ के समोसे खा रहा है उसने बी को भड़का दिया कि बी तू जाके सी को मार। अब सी जाके जब बी जो है वो सी को जाके पीटता है, और इतना पीटता है कि सी को ग्रीवियस हर्ट पहुंचा देता है, तो सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 में तो बी को सजा मिलेगी, ठीक है, ग्रीवियस हर्ट की। लेकिन जो हमारा ए है जो घर पे बैठ के समोसे खाता भड़काने के बाद, तो उसको सजा किस में मिलेगी? उसका चार्ज फ्रेम होगा सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 रेड विद सेक्शन 49 ऑफ द भारतीय न्याय संहिता। ये चार्ज बता रहा हूँ पहली बार, ठीक है। चार्ज की सेक्शंस आने वाले आगे जाके हमारे भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में, वहां तो अच्छे से समझाऊंगा, पर ये और समझा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन अब क्या होगा जब अगर इस सेक्शन 54 के अकॉर्डिंग जब वो अबेटर वहां प्रेजेंट है और कानून उसको मानना कि उसने अपने हाथों से सी की पिटाई करी है, तो क्या होगा? तो उस पे सेक्शन 49 का कोई चार्ज नहीं लगेगा, उसमें सिंपल चार्ज लगेगा किस चीज का? सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 का। बी पर भी वही चार्ज लगेगा कि उसने सी की पिटाई करी है, और ए पर भी वही चार्ज लगेगा सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 का कि उसने सी की ग्रीवियस चोट करी है खुद अपने हाथों से, और हालांकि बस वो वहां प्रेजेंट था। तो इसका फर्क कहाँ आता है? अब ए को जो अबेटर होता है जो वहां प्रेजेंट था, हालांकि वो ना होता तो उसको लाइबिलिटी की सजा मिलती, 49 में सजा मिलती, कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी मिलती। अब मान के चलिए वो वहां प्रेजेंट था, उसके ऊपर चार्ज लग गया था कि उसने अपराध किया है, कौन सा? वो प्रेजेंट था तो उसके ऊपर अपराध कौन सा लग गया था? अगर वो प्रेजेंट था उसके ऊपर चार्ज लगेगा। अब मान के चलिए एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, ए ने बी को भड़काया कि जाके तू सी की पिटाई कर, ए ने बी को भड़काया कि तू आगे सी की पिटाई कर, और बी जाके सी की पिटाई करता है, ग्रीवियस चोट पहुंचाता है। अब ग्रीवियस चोट की हमें सबको पता है कि बी को सजा मिलेगी सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 में, 117 सबसेक्शन 2 में, ठीक है। लेकिन इस एग्जांपल में, हमारे इस वाले एग्जांपल में ए भी उस मौका वारदात पे मौजूद था, तो उसका चार्ज कैसे होगा? अब ए पे चार्ज लगेगा सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 रेड विद सेक्शन 54, क्योंकि वो वहां मौजूद था। तो कानून क्या मान रहा है कि मान लो कि ए ने ही वहां अपने हाथों से सी की पिटाई करी है, ठीक है। अगर वो मौजूद नहीं रहता तो उसको क्या लाइबिलिटी बनती? ए की, वो घर पे बैठ के समोसे खा रहा था, उसकी लाइबिलिटी बनती सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 रेड विद सेक्शन 49 बनती, ठीक है। पर वो वहां मौजूद है तो उसकी लाइबिलिटी बनेगी सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 भारतीय न्याय संहिता रेड विद सेक्शन 54 ऑफ भारतीय न्याय संहिता, ठीक है। तो इसका फर्क कब आएगा? अब बताता हूं उसका फर्क कब आएगा। देखिए, जब उसको सजा मिल जाती है सेक्शन 117 सबसेक्शन 2 रेड विद सेक्शन 54 में, तो वो जेल में चला जाएगा। अब जेल में उसको जो भी 2, 4, 5 साल की सजा होगी वो होगी, फिर वो जेल से छूटने के बाद बाहर आएगा। अब वो फिर 1, 2, 4 महीने बाद किसी और व्यक्ति की पिटाई कर देता है, तो उसको अब एनहांसमेंट ऑफ पनिशमेंट की सजा मिलेगी। अगर वो घर पे समोसे खा रहा हुआ उसको सजा मिलती तो उसको एनहांस पनिशमेंट की सजा नहीं मिलती, क्योंकि वो वहां ऑफेंस जहां हो रहा था वहां प्रेजेंट नहीं था। पर जब उसको पिछली सेंटेंस की प्रीवियस उसको सेंटेंस हुई थी उस पे चार्ज क्या लगाया गया था? सेक्शन 54 भारतीय न्याय संहिता का चार्ज लगाया गया था। तो अगर वो जेल से आने के बाद 2-3 महीनों बाद फिर से किसी की घर में पिटाई फिर से किसी की पिटाई कर देता है, फिर से किसी और के घर में चोरी कर लेता है, तो अब जो पहले जिसको सजा हुई थी बस अबेटमेंट के तौर पे, अब उसको लाइफ इम्प्रिजमेंट, अब उसको एनहांस पनिशमेंट की सजा हो सकती है। और एनहांस पनिशमेंट की सजा उसको किसके लिए हो सकती है? तो पहले हमारे आईपीसी में सेक्शन 75 में एनहांस पनिशमेंट थी, तो हम बीएनएस में देख लेते हैं कि वो एनहांस पनिशमेंट अब क्या बन चुकी है। उसके तहत ही मैं आपको साइड में सेक्शन 54 के साइड में वो सेक्शन लिखवाऊंगा, ठीक है। आप देखिए, हाँ, सेक्शन 13 भारतीय न्याय संहिता के तहत, सेक्शन 13 भारतीय न्याय संहिता के तहत
अब उस व्यक्ति को जो मौका वारदात पर मौजूद था, और हालांकि उसने कोई हाथ उठाया भी नहीं था, कोई अपराध किया भी नहीं था, पर वो मौजूद था ना, बस ये इंश्योर करने के लिए कि जी अबेटेड जो मैंने अबेटेड को भड़काई है वही एक्ट करे, वही अपराध करे, वो अपने स्टेप्स बैकआउट ना ले। अगर बैकआउट लेगा तो मैं कर दूंगा, इसलिए उसकी लेजिस्लेचर इतनी स्ट्रॉन्ग लाइबिलिटी बना रहा है। और सेक्शन 13 में, अब सेक्शन 13 भारतीय न्याय संहिता अगर उसके ऊपर लग जाएगा तो उसको लाइफ इंप्रिजनमेंट तक की भी सजा हो सकती है, ठीक है। एनहांस पनिशमेंट की भी उसको सजा हो सकती है। किसको? जो व्यक्ति अगर वो अबेटर होता, वो घर पे बैठ के समोसे खा रहा था, और बी जो अबेटेड था वो कांड करा था, वो सी की धुलाई करा था। पर अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, वो उसके अबेटेड के पीछे पीछे जाकर एंश्योर कर रहा है कि हाँ भाई अबेटेड जो बी है वो सी की पिटाई कर तो रहा है ना, अगर नहीं करा तो उसका मकसद क्या है, तो मैं कर दूंगा जाके, ठीक है। तो तभी उसको चार्ज किया जा रहा है। जो मेन सेक्शन है रेड विद सेक्शन 54, अगर वो वहां मौका वारदात पे मौजूद नहीं होता जिसने भड़काया, तो उसको चार्ज किया जाता मेन सेक्शन रेड विद सेक्शन 49। तो अगर सेक्शन 49 के तहत उसका चार्ज लगता तो उसको कोई भी एनहांस पनिशमेंट से जूझना नहीं पड़ता। अगर उसके ऊपर अब सेक्शन 54 का चार्ज लग गया तो उसको अगर आने वाले फिर दिनों में जब वो जेल से छूट के आता है उसके बाद कोई अपराध कर देता है तो उसको कौन सी सजा मिलेगी? एनहांस पनिशमेंट की सजा मिलेगी। अब एक बार सेक्शन 13 को भी साथ में रीड कर लेते हैं ताकि हमें यह सेक्शन 13 जैसे मैंने पहले रीड भी करवा रखा है, लेकिन फिर भी हमारा और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लैरिफाई हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए सेक्शन 13 देखिए, एनहांस पनिशमेंट फॉर सर्टेन ऑफेंसेस आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन। तो एनहांस पनिशमेंट मतलब अब सजा कुछ बढ़ करके मिलेगी, और कब मिलेगी? इन विभिन्न अपराधों में मिलेगी आफ्टर प्रीवियस कन्विक्शन, और एक पिछली सजा जब वो काट के आ जाएगा उसके बाद कोई अपराध करेगा उसके बाद मिलेगी। अब सेक्शन 13 की बॉडी पढ़ रहा हूँ। Whoever having been convicted by a court in India, जो कोई भी जिसको की सजा दे दी गई थी, और कहाँ दी थी? अदालत, वही भारतीय अदालत ने दे दी थी। ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर चैप्टर 9 और चैप्टर 17, और किस अपराधों के तहत दी थी? जो चैप्टर 10 में, चैप्टर 10 में और चैप्टर 17 में जो अपराध दिए गए हैं उन अपराधों के तहत दी थी, तभी उसको एनहांस पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है। तो चैप्टर 10 हमारा किसके रूल्स बताता है? चैप्टर 10 हमारा किसके रूल्स बताता है? इंडेक्स में देख के 1 मिनट में यही सेक्शन 13 के साइड में लिख लेते हैं। आप भी लिख लीजिए और मैं भी लिख लूंगा, ठीक है। एक सेकंड रुकिए, मैं इंडेक्स अपना खोल लेता हूं। चैप्टर 10 और चैप्टर 17 हमें लिखना है कि किस किस के रूल्स देता है भाई। चैप्टर 10 मैंने खोल लिया। एक सेकंड रुकिए। हाँ, चैप्टर 10 तो बताता है ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन करेंसी। तो चैप्टर 10 हम यहाँ लिख लेते हैं। चैप्टर 10 तो हम यहाँ लिख लेते हैं ऑफ ऑफेंसेस रिलेटिंग टू कॉइन। लिख लीजिए, आप भी लिख लीजिए। रिलेटिंग टू कॉइन करेंसी नोट्स, ठीक है, बैंक नोट्स एंड गवर्नमेंट स्टैम्प्स, ये आप लिख लीजिए। और इसमें सेक्शन कहां से कहां तक है? सेक्शन 178 से लेकर सेक्शन 188 तक है, ठीक है। और हम पढ़ेंगे चैप्टर 17 क्या कहता है, वो भी हम लिख लेंगे यहीं पे। चैप्टर 17 क्या कहता है वो भी हम यहीं पे लिख लेंगे। तो इसी में ही उस व्यक्ति को एनहांस पनिशमेंट मिलेगी, ठीक है, उस अपराधी को। अब देखिए चैप्टर 17 कहता है ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी, ठीक है, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो ये कौन से सेक्शन से क्या है? तो ये है सेक्शन 303 से लेके सेक्शन 334 तक, 334 तक, ठीक है, 334 तक। तो हमारा जो सेक्शन 13 है, जो एनहांस पनिशमेंट, ये बता रहा है कि भाई एक अपराधी को सजा सुना दी गई थी, और उसको जो सजा सुनाई गई थी ना वो चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के तहत सुनाई गई थी। मतलब चैप्टर 10 में तो उसने जाली, मतलब उसने अपराध किए थे जो कि सीधे सीधे करेंसी वगैरह, सिक्कों वगैरह और नोट वगैरह से रिलेटेड, मतलब उसने गवर्नमेंट स्टैंप वगैरह को चूना लगाया था। तो उसको अब क्या सजा मिलेगी वो आगे सेक्शन 13 में पढ़ाऊंगा। लेकिन और साथ ही साथ उस अपराधी ने एक और किस्म के अपराध कर दिए थे जो कि ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी अपराध कर दिए थे उसने। तो अब उस अपराधी को क्या सजा मिलेगी जब वो दोबारा दोषी पाया जाता है? देखिए, ऑफ दिस संहिता विद इंप्रिजमेंट ऑफ ईदर फॉर अ टर्म ऑफ 3 years और अपवर्ड्स। और पहले जो उसको सजा हुई थी अपराधी को चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के प्रावधानों के तहत, तो उसको 3 साल या 3 साल से ऊपर की सजा हुई थी, ठीक है। शैल बी गिल्टी ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल अंडर ईदर ऑफ दोस चैप्टर विद लाइक इंप्रिजमेंट फॉर अ लाइक टर्म
तो उसको अब उसने दोबारा उसको गिल्टी पाया जाता है इन्हीं चैप्टर में से किसी प्रावधानों के लिए, तो उसको कितनी सजा दी जाएगी? शैल बी सब्जेक्ट फॉर एवरी सब्सिक्वेंट ऑफेंस टू इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तब उस अपराधी को जिसको पहले सजा हो गई थी चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के प्रावधानों के तहत भारतीय न्यायिक संहिता के, अब उस अपराधी को दोबारा अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, उम्र कैद तक की सजा हो सकती है, और टू इम्प्रिजमेंट विद डिस्ट्रिक्ट फॉर टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, या फिर उसको 10 साल तक की सजा हो सकती है उस अपराधी को एनहांस पनिशमेंट के रूल्स लगकर। ठीक है, तो यहाँ हमें फर्क देखने को मिलता है कि सेक्शन 54 में क्या फर्क देखने को मिलता है। ठीक है, तो हम सेक्शन 54 के साइड में सेक्शन 13 हमने भारतीय न्याय संहिता को लिख तो लिया, पर हम यहाँ साइड में चैप्टर 10 और चैप्टर 17 भी यहाँ हम मेंशन कर लेते हैं। इन्हीं में एनहांस पनिशमेंट के रूल मिलेंगे। अगर एक अबैटर ने एक ऐसे अपराध के लिए भड़काया था जो कि सीधा चैप्टर 10 के अपराध हैं और चैप्टर 17 के अपराध हैं, और वो वहां प्रेजेंट था, वहां खड़ा था, तो उसको एनहांस पनिशमेंट सजा मिलेगी अगर वो दूसरी बार आके चोरी कर लेता। तो मान के चलिए एक और एग्जांपल देता हूं आपको, फिर सेक्शन 54 ये हम खत्म करते हैं, फिर कल से हम सेक्शन 55 के आगे वाले पढ़ेंगे। तो देखिए, एक अबैटर है ए, ठीक है, एक व्यक्ति है बी जो कि अबैटेड है। ए बी को भड़काता, तू जाके सी के घर में चोरी कर। अब भाई चोरी करना तो सीधा चैप्टर 17 के सेक्शन 303 की धारा बन रही है। ठीक है, 303 की धारा बन रही है। तो अब वही बी जाके सी के घर में चोरी तो करता है। ठीक है, तो अब लेकिन ए बी के पीछे जाके देखता है कि हाँ बी चोरी तो कर रहा है, तो अब हमारे यहाँ बी को तो भाई मेन जो उसने चोरी की 303 भारतीय न्याय संहिता उसका चार्ज लगेगा, उसकी धारा के लिए ट्राई किया जाएगा और सजा होगी। लेकिन ए जो बस पीछे खड़ा था और एंश्योर कर रहा था कि हाँ भाई बी चोरी तो कर रहा है इसी के घर में, लेकिन ए को अब यहाँ क्या चार्ज लगेगा? सेक्शन 303 रेड विद सेक्शन 54 लगेगा कि वो वहां मौजूद था जब चोरी हो रही थी, कि मान के चलो कानून मानता है कि उसने ही वो चोरी अपने हाथों से की है। ठीक है, ये उसको चार्ज लग गया। अब क्या हुआ, मजे की बात क्या है, उसने बी ने जो सी के घर में चोरी की, ड्वेलिंग हाउस में चोरी की, तो उसको भाई सजा मिलेगी। अब ड्वेलिंग हाउस में चोरी करने की सजा 7 साल तक होती है। तो मान के चलो अब उसको बी को सजा मिल गई 5 साल की और ए को भी वही सजा मिल गई 5 साल की। पर ए पे क्या सेक्शन चार्ज हुआ था? सेक्शन 54 भारतीय न्याय संहिता का लगा था। अगर वो अपने घर पे बैठ के समोसे खा रहा होता और बी अब सी के घर पे जाके चोरी कर लेता तो उसको सजा होती 5 साल, लेकिन वो अब एनहांस पनिशमेंट के लिए लाइबल नहीं होता। अब मान के चलिए अब हमारे केस में जब ए को सेक्शन 303 ड्वेलिंग हाउस में चोरी करने के चार्ज तो लगा ही लगा, और उस अबैटर को सेक्शन 54 के तरह चार्ज किया गया, तो अब क्या होगा भाई? 5 साल की बी भी जेल काटेगा जो एक घर में चोरी करके लाया था भड़कावे के रूप में, और ए ने जिसने भड़काया था वो भी अब 5 साल की जेल काटेगा। 5 साल के बाद ए छूट करके आ जाता है, फिर 6-7 महीने बाद ए दोबारा अपने हाथों से किसी घर में चोरी कर लेता है। अब ए के ऊपर क्या चार्ज लगाया जाएगा? ए के ऊपर अब ए को कितनी सजा मिलेगी? अब ए फिर से किसी घर में चोरी कर लेता है ड्वेलिंग हाउस में, इनहैबिटेड हाउस में, तो अब ए को सिंपल 7 साल तक की या 5-6 साल तक की चोरी की सजा नहीं मिलेगी। अब ए को एनहांस पनिशमेंट के लिए वो लाइबल होगा और उसको सजा क्या मिलेगी? जो मेन सेक्शन होगा जिसके लिए वो चोरी करेगा वो चैप्टर 10 या चैप्टर 17 के ऑफेंसेस होनी चाहिए जिसमें एनहांस पनिशमेंट लगेगी। तो हम मानते हैं कि दोबारा ए आके दोबारा सजा काट के अपनी जेल की 5 साल की वो आके दोबारा एक घर में ही चोरी कर लेता है, फिर उसको वो चैप्टर 17 का एक अपराध है, वो चैप्टर 17 का एक अपराध है। और मैं बताता हूँ अगर ड्वेलिंग हाउस में चोरी करते हैं तो कौन सी धारा लगती है वो मैं आपको बता देता हूँ। एक सेकंड रुकिए, मैं चैप्टर 17 निकाल लेता हूँ। एक सेकंड रुकिए आप, एक सेकंड रुकिए। हाँ 305 लगेगी। ठीक है, तो ए ने अब 5 साल जेल काटी, जो उसको पहले चार्ज लगा था 305 रेड विद सेक्शन 54 का, तो 5 साल की जेल काट के बाहर आ गया था। पर अब वो 2-4 महीने बाद दोबारा एक ड्वेलिंग हाउस में चोरी कर लेता है, तो अब उसको सेक्शन 305 की 7 साल तक की जेल नहीं कटवाई जाएगी। अब उसको चार्ज लगाया जाएगा, उसको प्रीवियस कन्विक्शन का प्रोसिक्यूशन, जब सारे उसको केस साबित हो जाएगा, जब उसकी कन्विक्शन पुख्ता हो जाएगी, जब प्रोसिक्यूशन सरकारी वकील अभियोजन पक्ष उसकी प्रीवियस जजमेंट निकाल करके लाएगा और कोर्ट में थमा देगा और बोलेगा सर ये व्यक्ति तो पहले भी इस पे 305 रेड विद सेक्शन 54 का चार्ज लगा पड़ा था और ये वहां और इसको सजा हो गई थी, इसको प्रीवियस कन्विक्शन हो गई थी। अब फिर कोर्ट क्या कहेगा? भाई ही इज लाइबल फॉर द एनहांस पनिशमेंट। अब इसको वो इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ, अब उस अबैटर को जिसने पहले एक अपराध किया था और उसकी वो सजा काट के आ चुका है, अब बाद में जेल से आने के बाद वो कोई और अपराध करता है, तो अब उसको अगर वो अपराध चैप्टर 10 और चैप्टर 17 के प्रोविजंस के तहत करता है तो उसको अब उम्र कैद तक की सजा मिल सकती है। ये हमारा मेन डिफरेंस है सेक्शन 54 भारतीय न्याय संहिता का। ठीक है, तो आज की क्लास हमारी यहीं खत्म होती है क्योंकि हमारी 1 घंटे की वीडियो बन चुकी है। अब हम कल वाली क्लास में सेक्शन 55 के बाद वाले प्रोविजंस पढ़ेंगे। ठीक है, और हो सकता है तो कल मैं ये पूरा हमारा जो चैप्टर
चैप्टर 4 जो चल रहा है मैं ये पूरा भी करवा दूं, ठीक है। और फिर परसों से हम चैप्टर 5 स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ हमारी आज क्लास खत्म होती है, जिसमें हमने सेक्शंस कौन कौन से पढ़े, हमने पढ़ा सेक्शन 49, 50, 51, 52, 53, 54। आज हमने 6 सेक्शन पढ़े और अबैटमेंट को अच्छे से समझा। तो हमने सेक्शन 49 से लेके सेक्शन 54 को पूरा अच्छी तरह समझा, जो कि पनिशमेंट्स के रूल बताते हैं और कंस्ट्रक्टिव लाइबिलिटी के रूल बताते हैं, और ऐसे रूल्स बताते हैं कि एक एक्ट भड़काया गया था पर वो एक्ट नहीं हुआ, और वो एक्ट नहीं हुआ पर दूसरा एक्ट हो गया तो उसके रूल्स पढ़े। और एक एक्ट भड़काया गया था, वो एक्ट तो हुआ पर उसने कोई परिणाम जो अबैटर ने सोचा हुआ था वो नहीं निकला, कोई दूसरा परिणाम निकला, ये पढ़ा। और हमने सेक्शन 53, 54 पढ़े, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन थे और मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिए। तो हमने आज की क्लास में कौन कौन से सेक्शंस करे, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सेक्शन 49 से लेके सेक्शन 54 तक हमने रीड किए, ठीक है। तो अब कल वाली क्लास हम सेक्शन 55 के बाद वाले में सेक्शन आपको समझाऊंगा, एक्सप्लेन करूंगा और अपने रैपिड डिटेल सीरीज में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं खत्म होती है भारतीय न्याय संहिता की। तो कल वाली क्लास में हम मिलते हैं, ठीक है। सो बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।